हेलो एवरीवन, आई जस्ट होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड एंड मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप भी बहुत अच्छे हैं। और आप जिधर भी जहाँ पर भी ये क्लासेस बैठ करके देख रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पूरा पूरा फायदा हो रहा है। अभी तक हम लोगों ने एक लेक्चर कर लिया है और उस एक लेक्चर के भीतर जो डिस्कशन था, मैं सोच रहा था कि अपने बुक वाइज भी रिविजन कर ले उसका। सो व्हाट वी विल डू इज आई हैव चॉक्ड आउट ईच एंड एवरीथिंग, राइट, कि क्या क्या कहाँ पे है, किधर दिया हुआ है और कितना रेलेवेंट है। तो आप एक कॉपी जरूर मेंटेन करेंगे, लेकिन उसका हम इस्तेमाल कभी कभी करेंगे, ठीक है। और मोर और लेस उसका प्रैक्टिकल की तरफ इस्तेमाल रहेगा। ऑल्सो टू मेंशन कि करंटली जिस तरह से आपका एग्जामिनेशन चल रहा है और जिस तरह से दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज मूविंग ऑन, ठीक है ना, आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस विल ऑलवेज हैव अ मिक्स ऑफ थियोरेटिकल इनसाइट। और थ्योरी बोलना एकदम सही नहीं होगा, मैं ऐसा बोलूंगा कि उसमें कॉन्सेप्चुअल रेलेवेंस रहेगा। यस, नीडलेस टू से दैट यू विल हैव टू मेंशन द थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स एज वेल। सो टेकिंग केयर ऑफ दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखो 60-70 नंबर का पेपर तो वो ऑल इन ऑल 120 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें से कंपलसरी जो पोर्शन है वो तो उसमें तो पूरे थियोरेटिकल एलिमेंट्स रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिकल एलिमेंट्स कम, थियोरेटिकल एलिमेंट्स ज्यादा, एंड केस स्टडी बेस्ड, ठीक है। मोर और लेस और भी जगहों पे थियोरेटिकल एलिमेंट्स रहेंगे। सो अगेन जो केस स्टडी भी बनता है ना, मल्टीपल चैप्टर्स पिक करके बन रहा है। एंड मल्टीपल चैप्टर्स जब पिक करता है तो प्रैक्टिकल पोर्शन जो है बहुत आसान हो जाता है। रीजन बीइंग छोटे छोटे सवाल रह जाते हैं, क्योंकि सीधे सीधे 20 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, उसकी जगह कैसा चल रहा है, 4-4, 5-5 नंबर के छोटे छोटे पोर्शन में पूछ रहे हैं। सो बेसिकली जो रोल है वो एडवाइजरी लेवल पे ज्यादा हो गया है, आइडेंटिफिकेशन के लेवल पे ज्यादा हो गया है, स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा हो गया है, रादर देन कॉस्ट कैलकुलेशन। फॉर द फैक्ट दैट अगेन कॉस्ट कैलकुलेशंस जो है वो उतनी रेलेवेंट नहीं रह जाएंगी और कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट होना है। दैट इज व्हाट वी आर नॉट एबल टू डू विद अकाउंटिंग सो फार, क्योंकि हम अकाउंटिंग का एनालिसिस एफएम में दे देते हैं, तो हम चाहते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को भी एज सच रखें। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग के अंदर अभी भी कंप्लायंस का एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है, दैट कम्स फ्रॉम योर कंपनीज एक्ट और वॉट एवर रेगुलर बोलते हैं ना कि कोई भी एप्लीकेबल एफआरएफ है तो उसकी रेलेवेंस रह जाती है इस वजह से। लेकिन अगर आप कॉस्टिंग को देखेंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रेजेंटेशन को लेकर के कोई नॉर्म्स है नहीं, राइट। तो सब्जेक्ट जो है कॉस्ट अकाउंटिंग वो बहुत रेलेवेंट तो रह ही नहीं सकता ना एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। गॉड ब्लेस द पर्सन, आई डोंट नो, एन एम्बुलेंस इज पासिंग दैट। अच्छा, तो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में स्ट्रैटेजिक इंसाइट ही लेना ही रेलेवेंट रहेगा, क्योंकि अगेन कॉस्ट कैलकुलेशंस में कोई प्रेजेंटेशन का फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड नहीं है सच, ठीक है। सो कंपनीज एक्ट में जैसे अकाउंटिंग का रिप्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड, कॉस्टिंग का उतना गाइडलाइंस या उतना स्पेसिफिकेशन या उतना फिक्स्ड रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, इट डज नॉट एग्जिस्ट। सो अल्टीमेटली कॉस्ट कैलकुलेशन विल नॉट लीड यू टू अ ग्रेट करियर, ठीक है ना। और ना ही वो आपको किसी तरह से एक बिजनेस में एडवाइजरी रोल पे भी हेल्प कर सकता है। बट यस, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रैटेजीज, अंडरस्टैंडिंग द टेक्निक्स, अंडरस्टैंडिंग व्हाट मॉडल्स टू अप्लाई और ये सारी चीजें जो हैं जो प्लानिंग फॉर्म में ज्यादा जाती है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अब जितने भी लोग हैं, ठीक है, मैं अगेन बोलूंगा कि देखो यहाँ पे ना बहुत सारे ऑथर्स भी आएंगे, बहुत सारे एडवोकेट्स भी आएंगे। एडवोकेट्स वो बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे जो अपने अपने आइडियाज एडवोकेट करे जिन्होंने, ठीक है, नॉट द लॉयर्स। सो what they will do is उनका भी ना बहुत सारा रेलेवेंट नॉलेज होगा जो कि आपको इसमें मिलेगा। एंड यू माइट थिंक यार यार इतना नॉलेज लेके करेंगे क्या, और किसी और जने का नॉलेज लेके क्या करेंगे। बट देन मैं आपको ना एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ जिसके थॉट प्रोसेस से शायद आपकी बात समझ में आएगी। मैं ना अक्सर सोचता था कि स्वॉट एनालिसिस, ठीक है ना, बचपन की बात है, अभी तो जैसे आप लोग और डिटेल में चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, एफिशिएंसी मॉडल्स पे और एक्सीलेंसी मॉडल्स पे। बट मैं छोटी सी चीज बताता हूँ, स्वॉट एनालिसिस। अब स्वॉट एनालिसिस बचपन में कभी देखा था तो लगता था स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, एंड दैट सीम टू बी अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। क्या ठीक है यार, स्ट्रेंथ लिख दिया, वीकनेस लिख दिया, अपॉर्चुनिटी लिख दिया, थ्रेट लिख दिया, एंड देन क्या मतलब, क्या क्यों ही पढ़ते हैं इसको, है ना। नहीं पढ़ना चाहिए था, नॉट स्टडिंग इट वुड हैव बीन मच 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 बेटर। बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि हम लोग जब डिसीजन मेकिंग में जाते हैं ना, तो पता है क्या होता है, जैसे से फॉर एग्जांपल अगर मुझे लग रहा है कि यार ये काम मुझे करना चाहिए, तो ना मुझे उसमें स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी दिखती है। एंड इनफैक्ट कितना भी समझा लो पर वीकनेस और थ्रेट नहीं दिखेगी, या मैं खुद से कभी नहीं सोचता। एंड दैट्स हाउ एनिमेटेड वी गेट। जब हमें कोई आइडिया आता है, जब हमें हमें कुछ लगता है कि यार हम लोग कुछ कर सकते हैं, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमें ना उसमें सिर्फ स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज ही दिखाई देती है। एंड देन आई रियलाइज्ड कि यार रेलेवेंस है। अगर आप वीकनेस और थ्रेट्स प्लॉट कर रहे हो ना, तो उसका रेलेवेंस है, बिकॉज इट मेक्स यू टू अंडरस्टैंड कि हाँ यहाँ पे यार ये चीज रह रही है। सो जितने भी लोग हैं उसका एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत यूजफुल है। तो वहीं पे एक नाम हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, माइकल पोर्टर का।
बट बिफोर दैट हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या क्या बातें थी, ठीक है ना, जो कि हमने कॉस्ट मैनेजमेंट में भी मिक्स कर दी, कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं। तो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट बन गया। और मैं आपको बता भी रहा था कि जो प्रोडक्ट चॉइसेस है, देखो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही हो गई कि हमारी जो मार्केट पोजिशनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी कस्टमर सेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या, मतलब बहुत सिंपल है कि भाई आप कौन सा कस्टमर चूज कर रहे हैं, उसके अनुसार आपका काम होगा, उसके अनुसार आपके कॉस्ट ड्राइवर्स बनेंगे, ठीक है ना, कॉस्ट ड्राइवर्स बनेंगे। नाउ से फॉर एग्जांपल दिस इज जस्ट अ बॉटल। अब ये जो बॉटल है ये मेरे साथ काफी टाइम से है, आई लव यू। अच्छा सुना, ये जो बॉटल है, दिस बॉटल, ये कोई थर्मो बॉटल है। थर्मो बॉटल बोले तो जिसमें वो पानी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो हाल फिलहाल अभी सर्दी का मौसम है, ऑल्दो मैंने हाफ टी डाला हुआ है क्योंकि यहाँ पे काफी लाइट्स वगैरह की गर्मी हो जाती है, ठीक है। बट अदरवाइज मैं बोलूँ आपको तो दिस इज अ थर्मो फ्लास्क, ठीक है। अब आपने इससे पहले मिल्टन का भी देखा होगा, दिस इज प्रॉब्ली बेटर डिजाइन, ठीक है ना, थोड़ा एर्गोनॉमिक लुक है इसका, है ना, और अच्छा लगता है दिखने में। प्लस एक सिपर सिपर दे रखा है, तो कस्टमर वैल्यू डाल दिए, राइट। और प्राइस प्राइस में बोलूं तो 200 सवा 200 रुपए महंगा पड़ता है, येट पीपल वुड बाय दिस प्रोडक्ट, ठीक है ना, इसको ले लेंगे लोग। मैं ऐसा नहीं इसकी ऐड कर रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट देन दिस लुक्स कूल, इट्स अ सिपर ऑल्सो, प्लस इट हैज ऑल दोज एलिमेंट्स जो शायद मेरे को चाहिए थे, ठीक है ना। मैं मिल्टन की बॉटल रख के यहाँ पे उतना सुकून शायद मेरे को महसूस नहीं होता जितना इसको रख के होता है। प्लस इट्स इजी टू कैरी ऑल्सो। तो ये बहुत बड़ा भी नहीं है, 750-800 ml जितना होगा इसमें स्टोरेज, और इतना इनफ रहता है एक बार के लिए, राइट। सो सारे जो चेक बॉक्सेस है ना वो सही होने चाहिए। एंड प्राइस को कम करना इज नॉट द ओनली चेक बॉक्स दैट यू नीड टू हिट, राइट। सो यही चीज समझाते 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 हम लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं। और कस्टमर को क्या चाहिए, आपकी टारगेट मार्केट क्या है, उस मार्केट को कैसे सेटिस्फाई करना है, उसको पोजीशन कैसे करना है, और आपके कॉस्ट ड्राइवर्स क्या रहेंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर्स जो है, यानी देखो कॉस्ट ड्राइवर वो ड्राइवर है जो बताएगा कि भाई साहब कि अगर मैं 1 रुपए का खर्चा लगाऊं तो मैं कहां लगाऊं, और कहां उसकी रेलेवेंस है और कहां उसकी रेलेवेंस नहीं है। लेट्स अज्यूम दैट, ठीक है, कि हमें सही कॉस्ट ड्राइवर सिलेक्ट करना है। भाई मेन कॉस्ट आने के रीजंस क्या होने चाहिए, ठीक है ना, और वो जब हम जोड़ेंगे तो हम बोलेंगे कि ये कॉस्ट ड्राइवर बन रहे हैं और इनके कारण बिल्कुल ठीक है। अब समझना, ये जब क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो कैमरा भी रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है ना। अब जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है उसका जो क्वालिटी है, ठीक है, अब हम लोगों के लिए वो कितना मैटर करता है, तो मैं उस हिसाब से अपने कॉस्ट ड्राइवर्स देखना चाहिए कैमरा बनाने वालों को, ठीक है ना। और कैमरा बनाने वाले बहुत अलग अलग टाइप के कैमरास बनाते हैं, डेवलप करते हैं, राइट, एंड दे हैव टू, राइट। मतलब इसमें कोई चॉइस बेस्ड चीज नहीं है, ठीक है ना। दे अंडरस्टैंड कि भाई कैमरा क्वालिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, प्राइमा फेशिया इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस भी तरह से जिस भी क्वालिटी की चीज आएगी, ठीक है ना, वो कैमरा क्वालिटी पे बेटर मतलब मैटर करती है। नाउ मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम जो ये क्लास अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं वेबकैम से हो जाती है। काफी बार मैं सामने जाकर के अपने पूरे बोर्ड पे क्लास लेता हूँ, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड पे, और उसके लिए एक अलग कैमरा यूज होता है, ठीक है ना। तो आप समझना मेरे पास 2 कैमराज हैं, और मैं 2 कैमराज लेने के पीछे मैंने भी कुछ सोचा होगा, क्योंकि एज अ कंज्यूमर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्रोडक्ट कि यार मेरे को कैसा चलेगा और कैसा नहीं चलेगा, राइट। और उसके प्राइसिंग को लेकर के भी मैं थोड़ा सा कंसर्न रह सकता हूँ, या हो सकता है मैं नहीं भी रहूं। तो वो डिपेंड किस पे करेगा, प्रोडक्ट बनाने वाले पे, कि वो कौन से टारगेट सेगमेंट को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। तो अब जैसे लॉजिटेक है, तो लॉजिटेक के कैमराज आप देखना, वेब कैम्स होते हैं। वेब कैम्स ना आपको एयरपोर्ट्स पे भी लगे मिल जाएंगे, जहां से वो आप लोगों की फोटो ले लेते हैं जब आप इमिग्रेशन कराते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे भी एक फोटो लेते हैं। तो वहां ना जनरली एक छोटा सा कैमरा लगा होता है। जो मैं यूज कर रहा हूँ वो उससे कई गुना ज्यादा एफिशिएंट है, एंड ऑफ कोर्स कुछ टाइम्स महंगा भी होगा, 4-5 टाइम्स, ठीक है ना। सो 25-30 हजार रुपए का जो मैं कैमरा यूज कर रहा हूँ अपने लैपटॉप पे लगा के अटैच करके, वहां पे शायद वो 2,5-3 हजार रुपए के कैमरा से आपकी बेसिक फोटो ले लेते हैं। सो द पर्पज इज देयर, ठीक है ना, और पर्पज ही कॉस्ट ड्राइवर बनने वाला है। तो किसको क्या क्वालिटी चाहिए, कौन सा टारगेट सेगमेंट क्या है, और उसके हिसाब से जब आपने अपने आप को अपनी पोजीशनिंग तय कर ली है कि हम इस तरह के कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करेंगे, क्या हम इस सेगमेंट के कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, या फिर हम लोग इस सेगमेंट के कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, जैसे ये डिसाइड हो गया उसके बाद मेरे कॉस्ट ड्राइवर्स डिफाइन होना चालू हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हायर क्वालिटी का बेस चॉकलेट यूज करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ बेटर, ठीक है ना। हायर क्वालिटी का बेस चॉकलेट यूज करने में कोई बुराई
नहीं है। देखो लास्ट टाइम जो है ना, मैं कॉस्ट ड्राइवर और बाकी चीजों पे कम फोकस था, लेकिन मैं इस चीज पे फोकस ज्यादा था कि स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट और ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। बट देन टुडे आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल्स एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू कि भाई यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर और पोजिशनिंग का क्या रेलेवेंस है, सो दैट यू मे अंडरस्टैंड इट नेचुरली। ठीक है, एक तो ये होता है कि थ्योरी पढ़ा और सोच रहे हैं कि यार कैसे भी पढ़ लिया है बस इसको, और एक होता है कि यार नहीं, मेरे को ना ऐसा समझ में आ गया है कि हाँ यस, नाउ आई डोंट नीड टू प्रिपेयर इट फॉर एग्जामिनेशन, मेरे को एकदम आता है और मैं कैसे भी लिख के आ सकता हूँ इसको। ठीक है ना। सो अप्रोच ये रखना है अपने को, और अपने को मेक श्योर करना है कि हम लोग कोई गड़बड़ इस सेंस में नहीं करे, इस लिहाज से नहीं करे कि अपने को एक बेसिक एलिमेंट क्लियर नहीं हो। ठीक है ना। सो ओके अगेन मैं इसको सबको हटा देता हूँ, ठीक है, बिकॉज विल मेंटेन द डेकोरम ऑफ दी स्लाइड्स सो दैट वी कैन ऑलवेज फोकस इट विद अ न्यू पर्सपेक्टिव एवरी टाइम वी व्यू इट। ठीक है ना। सो मैंने बताया भी था कि भाई कॉस्ट इज वन ऑफ द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स फॉर प्राइस एंड इट इज जस्ट वन ऑफ, मैं बोलूंगा सिर्फ वन। ठीक है ना। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट जो था वो कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन पे था। मैं इनफैक्ट बोलूंगा कि ज्यादातर ये लोग कैसे करते थे, ये लोगों के कॉस्ट टारगेट्स होते थे पहले से कि भाई ऐसा ऐसा टारगेट्स रखेंगे, अपना एक बजट बनाया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किया, और फिर क्या करते थे, अपने वेरिएंसेस निकाल लेते थे और वेरिएंसेस निकाल करके वेरिएंसेस पे काम करते थे। अभी देखो क्या हो रहा है ना, यहाँ पे वेरिएंसेस पे काम करना कोई क्वालिटी पे काम करना नहीं कहते। अपनी कॉस्ट को कम करना हमेशा सेटिस्फैक्टरी नहीं हो सकता है। ठीक है। अब उदाहरण के तौर पे हमारी जैसे कॉस्टिंग की किताबें ही हैं, एससीएमपी की जो बुक्स है, वो किताबें बहुत सस्ती भी छप सकती थी, ठीक है, बहुत ऑर्डिनरीली भी छप सकती थी, बट देन हमको खुद को कैसे पोजीशन करना था, हमने उसको सोचते हुए किताब को डेवलप करा। राइट, हमें कौन से मार्केट को टारगेट करना है, कैसे बच्चों की हेल्प करनी है, किस तरह से उनको सेल्फ स्टडी बुक दे सकते हैं, किस तरह से उनको एडवांटेज दे सकते हैं, ये सोचते 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 किताब लिखा है। तो फर्क है ना, समझ रहे हैं मेरी बात। तो पहले वाली जो चीज थी उसमें बहुत फर्क है। अब देखो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट चालू ही कहां से हुआ, पोजिशनिंग से। पोजिशनिंग का एग्जांपल मैंने दिया आपको कि भाई सिल्क बनाना है कि लिंट बनाना है। अगेन पोजिशनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट योर कॉस्ट ड्राइवर्स कि भाई है मेरे कॉस्ट ड्राइवर्स है, और वैल्यू चेन एनालिसिस करना है कि कहां पे वैल्यू और एनहांस कर सकते हैं। वैल्यू चेन का कोई बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं हुआ, बट देन ठीक है, एक बार मेरी क्विक बुक में भी मैं आपको चाहता हूं कि हम थोड़ा सा झांक लें और थोड़ा सा देख लें। ठीक है ना। अरे भाई आजा, चलो। तो ये क्विक बुक है एंड प्रॉब्ली आई शुड डायरेक्टली गो टू पेज नंबर से फॉर एग्जांपल 2। चलो यहाँ पे आ जाती है किताब, और मैं आपको थोड़ा सा दर्शाने की कोशिश करता हूँ कि वेयर वी वर एंड व्हाट वी वर डूइंग अबाउट इट। ठीक है ना। थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे ही ले रहे हैं एंड कोशिश करते हैं कि थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड कर सके। सो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के कुछ लिमिटेशंस हैं। तो पहले ट्रेडिशनल कॉस्ट समझाया भी है और फिर उसके लिमिटेशंस भी थे। आप देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या लिखा है, इट इज फोकसिंग लार्जली ऑन व्हाट, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। मेक सेंस, उसका तरीका ये था। और देखो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट, ट्रेडिशनल अप्रोचेस ट्रेडिशनल क्यों थी, क्योंकि मार्केट में चॉइसेस नहीं थी। राइट। तो अगर मार्केट में अलग टाइप के बॉटल्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, ट्रेडिशनल दुनिया में क्या था, कम चॉइसेस थी, कम वैरायटी थी, तो था ही नहीं, तो क्या फोकस कर सकते थे, वही तो फोकस कर सकते थे भाई। टाइम के साथ ही तो इवॉल्व हुए हैं। मैं छोटा था तब थोड़े ही मेरे को इटालियन ब्रांड्स के बारे में कुछ पता था, और वो इंडिया में भी थी। राइट। ये तो अभी थोड़े टाइम बाद पता चला भाई, और बड़ा होने के बाद। ठीक है, या कुछ एक एज को अचीव कर लेने के बाद कि अच्छा ऐसा भी एग्जिस्ट करता है, ये सब चीजें भी चलती है, मैं ये सब चीजें भी कंज्यूम कर सकता हूँ। राइट। सो कंज्यूमरिज्म तो बहुत लेट आया है, मार्केट में चॉइसेस और लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बहुत लेट आई है। तो ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल था इसलिए यूज हो रहा था भाई। ठीक है, और उस टाइम वही हो सकता था। लेट्स नॉट कंसिडर पीपल एज फूल्स। ठीक है, पीपल्स ऑफ द पास्ट वर नॉट फूल्स। यू हैड लेस चॉइसेस, कम ऑन। ठीक है ना। आपके पास में आज से 20 साल पहले कितने मोबाइल के ब्रांड्स थे, बहुत रेयर थे, बहुत कम थे। राइट। और आईफोन तो आया भी नहीं था तब तक। तो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उस टाइम पे फिर क्या फोकस होता था, उस टाइम पे ये फोकस होता था कि यार एक लिमिटेड चीज मिल गई है, एक या दो चीजें बन रही है, अब हर बारी क्या नया दे दोगे उसमें, जब इनोवेशन उतना हो नहीं रहा है, तो नेक्स्ट टाइम व्हाट विल यू गिव मोर टू चार्ज मोर, यू विल ट्राई टू डू योर कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन। तो यही चीज होती थी एक अच्छा स्मार्ट मैनेजमेंट करने के लिए और अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए। सो लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि ऐसा होता था। अभी बोलेंगे कि पता नहीं पहले लोग इतने बेवकूफ क्यों थे, अरे वो बेवकूफ नहीं थे। ठीक है ना। दे वर अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट, वो अपने हिसाब से सही थे। सो ऑब्वियसली ये चलता था। ठीक है। और ऑफ कोर्स रेनोवेशन की जरूरत होती है जैसे घर को, वैसे इस कोर्स को भी इंजीनियरिंग की जरूरत थी। दैट्स हाउ इट केम इनटू प्लेस। ठीक है। काफी सारे लोग वो भी होंगे जो ओल्ड कोर्स त्याग करके इसमें आएंगे, उनको मैं जरा बता दूं कि सॉल्विंग एटीट्यूड थोड़ा कम कर देना, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से इसमें कुछ नहीं होने वाला है।
ठीक है ना, एंड यू नीड टू नो थिंग्स फ्रॉम अ परसेप्शन ड्रिवन माइंडसेट रादर देन वो बोलते हैं ना कि बस अपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। और मैं बताऊं ऑनेस्टली बोलूं तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बहुत बहुत बड़ी बात है नहीं, बहुत तिकड़म वाली बात है नहीं, इट्स वेरी वेरी इजी। अगर आप परसेप्शन समझ जाओगे और आप इंग्लिश पे कमांड कर लोगे ना, जो मैं सिखाऊंगा आपको कि क्वेश्चन रीड कैसे करना है, हर क्वेश्चन अपनी कहानी ना इसमें बहुत स्मार्टली बता देता है। कॉस्टिंग के अंदर हर क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व होता है, हर क्वेश्चन के अंदर कोई कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है जिससे हर क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। बहुत कम जगहों पे हम कुछ स्टेप्स डिफाइन कर पाएंगे, और यही इसकी ब्यूटी है कि कोई भी जना जो अच्छी समझ वाला है, जो लॉजिकल अप्रोच से चल सकता है, वो हर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सरल हो गया है और ये आगे जाकर के और सरल ही होगा, ये भी मैं आपको गारंटी देता हूँ। खैर, लेट्स लुक फॉरवर्ड टू इट। कुछ लिमिटेशंस दे रखी है हमने, एक सिंपल सा निमोनिक कोड बनाया है, ठीक है। और मैं कई जगह पे इसको अमेंड भी कराता रहूंगा, जैसे हमने क्विक बुक में दिया है, वो बहुत एक इनिशियल थॉट था, ठीक है। एंड these books have been written like with an effort of like 6, 7, 8 months on a continuous discussion basis between me and Rushabh, who is the other author of the book. Now व्हाट हैपेंस इज, जब भी हमें लगता है कि हम कुछ और इंप्लीमेंट कर सकते हैं और कुछ और अच्छा दे सकते हैं तो हम आपको दे देंगे, लेकिन यहाँ पे लिमिटेशंस बहुत सिंपल है, ठीक है। उसने कंपटीशन को इग्नोर किया। हमें बोलना चाहिए कि ट्रेडिशनली तो कंपटीशन था ही नहीं, ठीक है, तभी तो वो ट्रेडिशनल था। तुमने इस कोर्स में इस ट्रेडिशनल को चलाते रखा, इसलिए तुम्हें लिमिटेशन लग रहा है दैट इट इग्नोर्स कंपटीशन, ठीक है। आउट ऑफ द वे कंपनीज एंड बिजनेसेस आर वेरी मैच्योर टू अंडरस्टैंड एंड ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू कंपटीशन। वो लोग वेट थोड़ी करेंगे कि कोई आके सिग्नल देगा, राइट। कोई आके ढोलकी बजा के थोड़ी अपने को बता के जाएगा कि भाई अब देख, अब तो कंपटीशन पे भी ध्यान दे, अभी तक नहीं दे रहा था, ठीक है। सो इट डज नॉट हैपन इन द मार्केट्स, ठीक है। मार्केट्स आर प्योरली एफिशिएंट, दे अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन मतलब ईच एंड एवरीवेयर, और वो लोग ना उसको पिक कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो लिखा है लिमिटेशन बहुत ही मैं बोलूंगा कि नेव ड्राफ्टिंग है, दैट्स इट। अरे जो टाइम था वो टाइम गया, पीपल आर अवेयर, दे आर स्मार्ट, ठीक है। सो वो लोग देख लेते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए। जो लोग नहीं देख रहे, वो बिजनेस नहीं कर रहे, कम ऑन, दे आर नॉट सक्सेसफुल। ओके, सो इग्नोर्स कंपटीशन, मार्केट ग्रोथ एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट। अब कोई भी जन बोल देगा आपको अगर मैं बोलूं कि यार सुन ये ना चीज ना 10 रुपए के 8 रुपए में बन सकती है लेकिन बिकेगी नहीं, और मैं आपको बोलूं कि यार ये ना 10 रुपए की जगह 12 रुपए की बनेगी लेकिन यार ये 15 में बिक जाएगी, तो आप बोलोगे कि यार 15 वाली देगा ना। कस्टमर रिक्वायरमेंट आपके दिमाग में रहती है। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट वाज ट्रेडिशनल बिकॉज एट दैट टाइम कंपटीशन वाजंट देयर, ठीक है। एट दैट टाइम मार्केट्स वर नॉट दैट ग्रोइंग एंड दैट टाइम कंज्यूमर्स डिड नॉट हैव चॉइस बिकॉज देयर वाज नो कंपटीशन, सो द रिक्वायरमेंट्स वर आल्सो लेस। ऐसे समझना चाहिए, लिखते पता नहीं क्या है, ठीक है ना, जस्ट टू डिफाइन एनीथिंग कोई भी जन कुछ भी बोल देता है, ठीक है ना, राइट। अब तुम पूछ रहे हो कि भाई राम भगवान ऑडी में बैठ के क्यों नहीं गए, तो थोड़ी थी उस टाइम पे, सिंपल, ठीक है, तो रथ पे जाना पड़ेगा ना। एनीवेज, इग्नोर्स डायनामिक्स ऑफ मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स, ओके फाइन। तो अभी वो बोल रहे हैं मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स अपने लेवल पे काम करती है, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटीज अपने लेवल पे काम करती है। यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को हम लोग ना ऑब्जर्व करेंगे अपने इस सब्जेक्ट के अंदर भी, तो आपने 12th में थोड़ा बहुत पढ़ा है, इतना कुछ। अब अभी मतलब उसका प्रेशर मत लेना कि टीयू एमयू वगैरह मेरे को आना चाहिए, कुछ नहीं आने की जरूरत है, सब मैं समझाऊंगा। एक्सेसिव फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन, ओके फाइन। शॉर्ट टर्म आउटलुक, ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म ही रहेगा क्योंकि मेरे पास में कुछ है नहीं लॉन्ग टर्म देखने के लिए, तो मैं शॉर्ट टर्म ही चलूंगा। रिएक्टिव अप्रोच, ठीक है ना। लिमिटेड फोकस ऑन रिव्यू एंड इम्प्रोवाइजेशन, ओके फाइन। स्ट्रैटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट थोड़ा बहुत दे रखा है, व्हाट इज स्ट्रैटेजी, व्हाट इज एससीएम, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दे रखा है भाई सेट ऑफ एक्शंस टेकन बाय मैनेजर्स टू इंक्रीज कंपनीज परफॉर्मेंस। मैं आपको बता दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पूछ सकता है, जैसे कि ये अपने पढ़ के जाएंगे, ठीक है। वैसे तो हमारी क्विक बुक में बहुत लिमिटेड चीजें ही दे रखी है, 91-92 पेजेस में सब समेट दिया है, उसके अलावा कुछ डेफिनेशन है। मैं डेफिनेशन के पार्ट को बाद में डील करूंगा क्योंकि वो उतना एज सच रेलेवेंट नहीं रहेगा, ठीक है। एंड उन्होंने बताया भाई व्हाट इज स्ट्रैटेजी, सेट ऑफ एक्शंस टेकन बाय मैनेजर्स टू इंक्रीज कंपनीज परफॉर्मेंस, ठीक है। व्हाट इज एससीएम, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स टू इंप्रूव द स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑफ द बिजनेस। नाउ द थॉट प्रोसेस इज डिफरेंट। उन्होंने बोला कि भाई जो कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक लगा रहे हैं, मैं कोई कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक नहीं लगा रहा, मैं कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक लगा रहा हूं, और मुझे स्ट्रैटेजिक पोजीशन को भी सुधारना है। एंड ऑफ कोर्स जहां पे कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं वहां तो करे ही ना, ठीक है। कोई यूजलेस कॉस्ट अगर मैं सेव कर सकता हूं तो वो तो मुझे सेव करनी ही चाहिए बाय एनी स्मार्ट एंड नोवेल मेथड दैट आई माइट हैव। तो ये इसको सिंप्लीफाई कर दिया है कि आप अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन के हिसाब से अपना कॉस्ट खर्चा करें। मैं कल भी जब समझा रहा था या अपनी पिछली क्लास में भी जब समझा रहा था,
तब भी मैंने आपको यही समझाया था कि आपने अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन को देखते हुए अपने कॉस्ट ड्राइवर्स एनालाइज करने, ठीक है, कि आप कौन सी मार्केट में कैसी पोजीशनिंग लेना चाहते हैं। और इनफैक्ट आपको याद होगा तो हमने HUL का एक एग्जाम्पल दिया था और मैंने बताया था कि दे हैव मल्टीपल मार्केट पोजिशनिंग्स, ठीक है। तो वो लोग अपना एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज इस तरह से बनाते हैं कि वो हर टाइप के कस्टमर को डील करना प्रेफर करते हैं। तो लक्स से भी नहलाएंगे और डव से भी नहलाएंगे, ठीक है। लक्स में एक्ट्रेस लाके नहलाएंगे, मार्केटिंग भी साथ में समझा दो, ठीक है। तो जैसा आपने बताया इन्होंने कि भाई मार्केटिंग नहीं लेते, इकोनॉमिक्स नहीं लेते, अभी समझ लेते हैं। चलो, मार्केटिंग कैसे ले लेते हैं, ठीक है ना। आप देखना, लक्स के अंदर आएगी कैटरीना कैफ, ठीक है। और कैटरीना कैफ आज तक लक्स से नहीं नई, लेकिन कैटरीना कैफ को लेकर आएगा। क्यों लेकर आएगा? उसको समझाना है, क्योंकि जनरल पब्लिक को अपील करती है, ठीक है ना। डव के अंदर आप देखना, कोई ऐसी कोई रिनाउंड एक्ट्रेस नहीं दिखती डव के एड में। डव के एड में बहुत स्मार्टली प्ले करते हैं, बिकॉज दे नो दैट पीपल हु वांट प्रीमियम प्रोडक्ट्स, दे अंडरस्टैंड। उनको ना वैल्यू समझा दो बस, वो लोग ना ले लेते हैं। तो बता देंगे कि आधे चेहरे पे डव लगाया, आधे चेहरे पे सादा साबुन लगाया, आधा चेहरा जो है वो मम्मी बच्चा आके देख रहा है, मम्मी बहुत अच्छा है, और दूसरा जो आधा हाफ है उसमें बच्चा पता नहीं क्या किसी विसी नहीं कर रहा है, जो भी कुछ है, ये जैसा भी है मुझे नहीं पता, ठीक है ना। एड कुछ इस तरह का ही आता है, बट सी हाउ स्मार्टली दे पुट इट अप, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। So a lot of people who are buying good products would not be lured by actors and actresses. They would be wanting, like they would be more willing to know the quality of the product. ठीक है, so very smart ad. अच्छा, आप यहाँ पे कुछ हमने बता रखा है कि कौन से क्वेश्चन बैंक का कौन सा क्या है। मैं बताऊं आपको, बहुत सिंपल सिंपल और बहुत साधारण क्वेश्चंस हैं, ये आने लायक भी नहीं है, इन्हें हमने सी कैटेगरी में डाला हुआ है। और अभी मैं डिस्कस करूंगा तो आपको लगेगा कि बहुत इजी है, और मैं चाहता नहीं हूं कि आप ऐसा सोचें, ठीक है ना। और अपना फ्लो ऑफ टॉपिक भी टूटेगा, लेकिन मैं इसे क्वेश्चन बैंक में से करवा जरूर दूंगा सही टाइम पे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आप अभी रुकेंगे, अभी इसमें नहीं जाएंगे। अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ SCM की बात करी थी, तो स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड इट क्वाइट क्लियरली, ठीक है। और हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग क्या अपने आप को किस तरह से दर्शाना चाहते हैं, ठीक है ना। ओके, एंड उसी के साथ में डिस्कस हुआ था कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, और वैल्यू चेन को लिखने के लिए अपने को माइकल पोर्टर का वैल्यू चेन समझना है अभी, ठीक है ना। थोड़ा बहुत समझाया था, थोड़ा बहुत और डिटेल में जाना है, जाएंगे, ठीक है। सो नो वरीज रिगार्डिंग दैट एज फार एज आई फील, ठीक है। येट थोड़ा इंतजार करेंगे। अच्छा, तो स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग, पोजिशनिंग को लेकर के मैंने समझा दिया कि भाई कंपनी की अपनी रिलेटिव पोजीशन विद इन इट्स इंडस्ट्री मैटर्स फॉर परफॉर्मेंस। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरी चॉइस क्या है, मैं कैसे लोगों को डील करूंगा, मैं किस तरह की वैल्यू क्रिएट करता हूं, और मैं बाकियों से अलग कैसे हूं। ये चीज तय कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो फैक्टर्स है ना, ये अभी थोड़े टाइम में समझेंगे, भाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, वैल्यू कल्चर एंड सिस्टम्स। देखो, वैल्यू कल्चर एंड सिस्टम्स तो एक बहुत सिंपल सी चीज है समझने के लिए। अब उदाहरण के तौर पे, ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं बोलूं तो जैसे हम लोग जब अपने क्लासेस लाते हैं, तो हम लोगों का वैल्यू सिस्टम क्या रहता है, मैंने अक्सर देखा है ऐसा, मतलब देयर आर टू सेट्स ऑफ थॉट्स बिटवीन टीचर्स आल्सो, right? And I can say that those choices they come through some value and culture and systems also, ठीक है। सो मैं जैसे ग्रूमिंग के लिए गया जब, तो मैं बहुत लकी रहा, क्योंकि मेरे को 2017 में परवीन शर्मा सर मिल गए एज अ मेंटर, है ना। और उस टाइम पे मैं नया नया आया था इंडस्ट्री में। सो व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, ही टोल्ड मी जस्ट वन थिंग कि रजत जो है ना, खुद के ऊपर फोकस करना, किसी और की क्लासेस कभी खोल के मत देखना, ठीक है। कंपटीशन एनालिसिस की बात नहीं कह रहे, मतलब वो मुझे समझा रहे थे कि भाई आपको सबसे पहले अपना प्रोडक्ट सबसे अच्छा करना है, और आपको देखना है कि आपको मार्केट को कैसे डील करना है, विद द फैक्ट दैट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप लोग कभी भी इसमें नहीं रहेंगे कि हमें बच्चे को रटाना है, या हमें बच्चे को ये बोलना है कि किसी तरह तुम याद कर लेना, ठीक है। मेक श्योर दैट ही अंडरस्टैंड्स ईच एंड एवरीथिंग आउट ऑफ हिज ओन पर्सपेक्टिव। उसको एक पर्सपेक्टिव दो, क्रिएट करने की कोशिश करो, ठीक है। मेरे बात पल्ले पड़ गई, तो अब क्या हो जाएगा, ये मेरे सिस्टम का पार्ट बन जाएगा, ये मेरे वैल्यू का पार्ट बन जाएगा, ये मेरे कल्चर का पार्ट बन जाएगा, कि भाई हमारा कल्चर ये है कि जब तक हम लोग ये चीज नहीं तय कर लेते कि हमारे बच्चे को ये इजीली समझ में आएगा कि नहीं आएगा, क्या मैं वो थॉट प्रोसेस उसमें इनकलकेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, कि वो खुद पिक करे, तब तक मेरे को मजा नहीं आएगा, कहानी खत्म, ठीक है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो यहाँ पे आ रहा है, और जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा, ये बाद में हो जाएगा। अभी हम उस चीज को नहीं कर रहे, हम लोग बाकी चीजें रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस पे भी हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन लास्ट टाइम कर लिया था।
और यहाँ पे लिखा भी उन्होंने कि कॉस्ट इज नॉट अ सिंपल फंक्शन ऑफ वॉल्यूम और आउटपुट एज कंसिडर्ड बाय ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। अब उन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि भाई पहले तो क्या होता था, कॉस्ट का ड्राइवर यही होता था कि भाई कितना वॉल्यूम है, क्या आउटपुट, मतलब कितना ज्यादा प्रोडक्शन करना चाह रहे हो, तो उसी से डिसाइड हो जाता था कि कॉस्ट ज्यादा लगेगी कि कम लगेगी। अब हम ऐसा नहीं सोचते। अब हम ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारे स्केल और स्कोप क्या है, टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। ठीक है ना, और हम उसके बेसिस पे जाकर के उसकी अंडरस्टैंडिंग लेकर के अब सुधार कार्य कर रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? मुझे उम्मीद तो है। ठीक है, मुझे उम्मीद तो है कि हम लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को कि क्या डिफरेंस अब क्रिएट हो रहा है। सो स्ट्रक्चरल एंड एग्जीक्यूशनल। एग्जीक्यूशनल मतलब क्या, आप जब इसको काम को डायरेक्ट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तब क्या कॉस्ट ड्राइवर्स लगते हैं मेनली। सो वर्कफोर्स के इन्वॉल्वमेंट को लेके टीक्यूएम वगैरह लगाना है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच, ये सब सीखेंगे डिटेल में। ठीक है ना, प्लांट लेआउट क्या रहेगा, प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, सो ये एग्जीक्यूशनल है, ऑपरेशनल डिसीजंस है। ठीक है ना, और ये क्या है कि भाई अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या रहेगा, यानी हमारा जो सेटअप है, बेसिक सेटअप है, वो क्या रहेगा। ठीक है, सो अगर आप देखेंगे तो मैं जितना भी काम अपनी क्लासेस के लिए करता हूँ, ठीक है ना, जितना भी हमने सेटअप डेवलप करा है और उसको यूज करके जो काम करते हैं, ठीक है ना, चाहे वो टेक्नोलॉजी वाइज हो, चाहे वो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस हो चीजों को लेकर के, और जितना भी हमने स्केल पे, जिस स्केल पे हम लोग काम करना चाहते हैं, उसके हिसाब से जो जो सेटअप्स करे, दोज आर माय स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स। ठीक है ना, और एग्जीक्यूट करते समय मुझे क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, वहां पे मेरी आ जाएंगी एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स। ठीक है, ओके, आई होप सो दिस मेक्स प्रीटी मच सेंस। एंड थोड़ा बहुत वैल्यू चेन एनालिसिस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था लास्ट टाइम, विच आई फील कि थोड़ा सा और उसको डिस्कस करेंगे तो और मजा आएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे पहुंचेंगे। तो मैं एक बार इधर चलता हूँ वापस से, ठीक है ना। ओके, सो हियर वी आर, एंड स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग को लेकर के थोड़ा सा डिस्कशन किए थे लास्ट टाइम, और मैंने एचयूएल के अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए भी उनके कितने सारे पोजिशनिंग्स हैं सब समझाने की कोशिश करी थी। और मैंने ये भी बताया था कि भाई जो बिजनेस कॉस्ट ड्राइवर्स हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ साथ चेंज होंगे, दे विल गेट डायनामिक, राइट। सो इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि आज जो कॉस्ट ड्राइवर्स तय हो चुके हैं उन्हें वापस से कभी रिव्यू नहीं किया जाएगा, क्योंकि लोगों की डायमेंशंस चेंज होती रहेंगी। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं, जब कोविड आया और हम लोग जब अपना बिजनेस कर रहे थे, तो सबको पता चल गया था कि कोविड में ना बुक्स डिलीवर नहीं हो सकती। ठीक है, और कुछ टाइम तक कुरियर्स बंद रहेंगे क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, और कम से कम 25-30 दिन तो ऐसा ही रहा कि आप किसी भी तरह से अपनी किताबें या हमारे जो मॉड्यूल्स वगैरह हम लोग अपने बच्चों तक नहीं पहुंचा पा रहे। उस दौरान जो बच्चे हैं वो भी एडजस्ट हो गए थे कि सर हमें बुक का पीडीएफ दे दो, हम तो पीडीएफ से पढ़ते हैं। अब जब हल्का सा लॉकडाउन खुलने लगा, और तब भी किताबें कुछ कुछ जगह जा रही थी, कुछ कुछ जगह नहीं जा रही थी। ठीक है, तब हमने जब बच्चों से बात की कि बेटा अगर बुक बिना लोगे तो इतने की पड़ेगी, और बुक के साथ लोगे तो इतने की पड़ेगी। तो जो बच्चे पहले कभी बुक बिना की क्लासेस लेते ही नहीं थे, उन्होंने बुक बिना भी क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया, एंड दे वर ओके विद इट। तो अब हमारे कॉस्ट ड्राइवर के अंदर बुक जो है वो एक रेलेवेंट पार्ट बन गया कि भाई अपने अब देखना पड़ेगा कि वो बुक रखे कि नहीं रखे। ठीक है ना, तो हम बुक हटा के भी बताने लगे, तो काफी बार हटाना, कॉस्ट हटाना ऑल्सो बिकम्स अ कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, नॉट जस्ट एडिंग द कॉस्ट बिकम्स अ कॉस्ट ड्राइवर, बट रिमूविंग द कॉस्ट कैन ऑल्सो बी अ कॉस्ट ड्राइवर। भाई उसको हटा के समझाया तो उसने ले लिया कि हम भाई पीडीएफ भी दे रहे हैं, तो इसका मतलब चीजें चेंज होती जाती है, एंड इट विल गेट डायनामिक। हाँ, पोस्ट दैट वो कुछ टाइम निकल गया, उसके बाद अगेन वैसा ही हो गया, क्योंकि इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री एब्जॉर्ब कर लेती है चीजें। ठीक है ना, तो इंडस्ट्री अडेप्ट भी करती है, एब्जॉर्ब भी करती है, और वापस से वेव अवे भी करती है। ठीक है ना, बाय बाय भी कर दिया उसको कि नहीं अब नहीं चाहिए। ठीक है ना, अब बुक्स के साथ ही जाएगा जो भी जाएगा, तो दैट्स हाउ इट इज, राइट। सो हर एक चीज है इसमें, हालांकि मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, उधर भी आपको क्विक बुक में भी दिख जाएगा, बट देन क्विक बुक इज वेरी गुड। आप उसको को फॉलो करेंगे ना तो उतना उतना आपके लिए रेलेवेंट एरिया आपको मिल जाएगा, और प्लस अगर कुछ लिखना रहेगा तो आपकी कॉपी अपने पास रखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व है, तो बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस भी नहीं करने, एटलीस्ट अपने कोशिश करेंगे कि जितने भी ए कैटेगरी क्वेश्चंस हैं वो अपनी कॉपी में सॉल्व हो जाए, और अपने स्टेप बाय स्टेप उसको समझते हुए सॉल्व करें। और प्लस अगर कोई स्टेप्स लिखने हैं कि किस तरह से हाउ टू गो अबाउट द क्वेश्चन, देन वी विल यूज दैम। रीजन बीइंग क्या है ना कि कॉपी ऐसी चीज है जिसको ना बहुत ज्यादा बढ़ाने का फायदा नहीं है। अगर मैं आपको 4-5 रजिस्टर भरवा दूंगा ना, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि लास्ट के 2-2.5 महीने में जब रिवीजन करना होगा तो बहुत जोर आएगा।
तो अपने कोशिश करनी है कि 1.5 से 2 रजिस्टर में अपना काम बन जाए, ठीक है ना। ऑब्वियसली दे वुड बी 360 420 पेजेस वाला रजिस्टर्स, बट वी विल ट्राई और लेवल बेस्ट कि यार कम से कम में हो जाए। रीजन बीइंग कि मैं वो चीजें सबसे पहले करूं या वो चीजें सबसे पहले पढूं जो मेरे लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है एग्जामिनेशन को देखते हुए। उसके बाद मैं और भी कुछ कर लूंगा, ठीक है ना। और कोशिश करेंगे ये भी कि जब भी अपना लेटेस्ट आरटीपी एमटीपीज आएंगे तो वो लोग आप लोग जरूर सॉल्व करेंगे। हम अब क्योंकि क्लासेस चलता रहेगा और क्लासेस में तो अलग अलग अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स आएंगे, सो व्हाट विल हैपन इज कि से फॉर एग्जांपल अपने नवंबर 22 तक के लिए अपने मिनिमम प्लानिंग ले रहे हैं, ठीक है ना। तो नवंबर 22 ऑनवर्ड्स जिसका भी अटेम्प्ट होगा तो उसका आरटीपी एमटीपी का अपने सॉल्यूशंस का अलग से वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। और वो होस्ट भी करेंगे और टेलीग्राम पे क्या करेंगे, पीडीएफ भी दे देंगे, कलर्ड प्रॉपर फॉर्मेट में बना हुआ, तो जिसको भी अपने लेवल पे चाहिए वो दे देंगे। और अदरवाइज कुछ ना प्रिंट आउट्स भी दे देंगे कि किस तरह से आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सो आई एम मेकिंग श्योर कि आप लोगों तक ऐसी कोई चीज मिस नहीं हो जो कंटेंट वाइज आपको चाहिए हो, तो हम बता देंगे कि हमारी बुक में क्या है। क्योंकि काफी बार क्या होता है आरटीपीस एमटीपीस में वही मॉड्यूल वगैरह से और इधर उधर से पास्ट में से ही रिपीट कर लेते हैं। जैसे मे 19 के आरटीपी का क्वेश्चन कभी कभी नवंबर 21 में भी पूछ लेते हैं, इट इज लाइक दैट। तो जो रहेगा वो तो हम बता देंगे कि हाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे है, ठीक है। बट जो भी 30-40% नया रहेगा तो वो वी विल लेट यू नो, वी विल डिस्कस एंड वी विल क्रिएट क्लासेस आल्सो, ठीक है ना, होस्ट इट पब्लिकली, तो उसकी चिंता मत करना। ओके, ये सारी चीजें आ गई आपकी, ठीक है ना। इसको आगे लेकर चलते हैं। अब देखो करंट स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग जो भी होगी आपकी वो किस पे बेस्ड है, आपके ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज कल्चर्स एंड सिस्टम्स पे, आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे, जो बेसिकली क्या बोलते हैं जिसको पेस्टल बोलते हैं, पेस्टल। देखो आज आप जो भी पोजीशनिंग ले रहे हो वो डिपेंड करेगी आपके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। इसके अलावा जो और अंडरस्टैंडिंग दी है उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है आपके इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है ना, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब देखो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है वो भी दो टाइप का होता है, ठीक है ना। वन इज कॉल्ड मैक्रो एंड वन इज कॉल्ड माइक्रो। तो मेरे को ऐसा करना चाहिए, मेरे को थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा रिलेवेंट डिस्कशन दे देना चाहिए। अब यहाँ पे ना आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी और प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनना क्योंकि ये बातें किताब में नहीं लिखी हुई है। मतलब अगर आप आईसीएआई का मॉड्यूल भी खोल के सुनेंगे तो नहीं मिलेगी। इसलिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कौन सी चीजें क्यों आई हैं, और मैं जब आपको समझाऊंगा तो आपको ज्यादा रिलेट होंगी ये बातें, ठीक है। देखो दो टाइप के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं, ठीक है ना। तो मैं ऐसा बोलूँ तो बिजनेस एनवायरनमेंट दो टाइप का है। पहले तो ऐसा कर लेते हैं, सारा ही टोटलिटी समझा देता हूँ। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज इंटरनल, ऑफ कोर्स दूसरा एक्सटर्नल। इतना कोई पैनिक वाली बात तो है नहीं। अच्छा, इंटरनली बेसिकली वो है जो आपकी खुद की रिसोर्सेज है और आपके पास जो खुद की कॉम्पिटेंसीज है। अगर मेरे टीचिंग में इंटरनल एनवायरनमेंट देखना हो तो मेरी कॉम्पिटेंसीज देख लेंगे और मेरी रिसोर्सफुलनेस देख लेंगे कि मैं कितना पैसा वैसा खर्च कर सकता हूँ, मेरे पास मेन मटेरियल मशीन वगैरह क्या है, ठीक है ना। ये बेसिक एलिमेंट है। एक्सटर्नल जो है उसके अंदर दो फैक्टर्स आएंगे, वन इज कॉल्ड माइक्रो एलिमेंट एंड द अदर वन इज कॉल्ड मैक्रो एलिमेंट। अब अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, पुराना करके भी याद होगा, कोई भी स्टूडेंट जो सीए के अंदर है वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंटरमीडिएट में वगैरह कहीं ना कहीं पढ़ के आया है, थोड़ा बहुत जानता है। अब ना उस थोड़े बहुत का यूज करके अपने एडवांटेज लेंगे बस, ठीक है ना। सो ये तो बीसी के से स्टार्ट हो जाता है इनफैक्ट फाउंडेशन में आजकल। सो माइक्रो जो है, माइक्रो के लिए एक एक्रोनियम यूज किया जाता है कॉस्मिक, और मैक्रो के लिए एक्रोनियम यूज किया जाता है पेस्टल, ठीक है ना। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो, ठीक है ना, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल, ये सारी चीजें मैक्रो में आ जाती है। एंड कॉस्मिक में इट कम्स लाइक कि भाई कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर्स, मार्केट, इंटरमीडियरीज, ये सारे लोग। बट मेरा जो मेन फोकस है ना वो है टुवर्ड्स द टू सीज। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट दो फैक्टर्स होंगे माइक्रो के, और कोई भी चीज को डिफाइन करने को भी बोलूंगा अगर मैं कि भाई आप बताओ आपको क्या लगता है कि सबसे दो इंपॉर्टेंट माइक्रो फैक्टर्स कौन से हैं, तो आप बोलेंगे कि सर वो तो रहेगा क्या हमारा कॉम्पिटिटर्स, और दूसरा कस्टमर्स। अच्छा, मैक्रो फैक्टर्स तो बेसिकली ऑन एन एवरेज सभी कंसिडर कर रहे होते हैं ना, पूरे इंडस्ट्री में मैक्रो फैक्टर्स कंसिडर हो जाते हैं, लेकिन माइक्रो स्पेसिफिक हो जाते हैं क्योंकि वो आप अपनी पोजीशनिंग डिसाइड कर रहे होते हो उसके बेसिस पे। तो ऑफ कोर्स हम लोगों का जो मेजर अंडरस्टैंडिंग रहेगा वो ये रहेगा कि एक तो मैक्रो कैसे मैनेज हो रहा है, और साथ साथ माइक्रो के अंदर अपने कॉम्पिटिटर्स और कस्टमर्स कैसे मैनेज हो रहे हैं। क्योंकि देखो बाकी सब चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहती है जितना कॉम्पिटिटर्स एंड कस्टमर्स रहते हैं। और इनफैक्ट मैंने जिस तरह से रैंकिंग दिया है कि कॉम्पिटिटर को ऊपर रखा और कस्टमर को नीचे रखा है, ये भी बिल्कुल जायज है। इट इज रेलेवेंट इन द करंट सिनेरियो, ठीक है ना। अभी जो सिनेरियो इसमें एब्सोल्युटली रेलेवेंट है।
How we want to serve our customers actually is decided through what is being served by the competitors. Please understand, what we want to serve to our customers today as of now is decided by what is being served as of now by the competitors. ठीक है, SCMP के क्लासेस लेने थे, तो मैं जब ऑब्जर्व कर रहा था कि व्हाट पीपल आर टीचिंग, तो आई गॉट टू नो कि मोस्टली स्टूडेंट्स का कंप्लेन ये था कि जो इसमें एलिमेंट ऑफ डिस्कशन है वो तो मिसिंग है, क्योंकि वो बोलते थे कि हमने नोट्स बना दिया, ऐसा कर दिया, इसको याद कर लेना जैसे तैसे करके। और जहां पे सॉल्विंग है वहां पे सॉल्विंग इतना ज्यादा है कि वो पूछ ही नहीं रहे। ठीक है, कोई कोई तो ऐसा भी बोला कि सर हमारे को डिसीजन मेकिंग में 100 150 क्वेश्चन करा है। ठीक है, और एग्जाम में बहुत सिंपल सा सवाल आता है, या कोई कोई तो बोले कि आया ही नहीं इस तरह का सवाल एक भी। ठीक है, द पेपर वाज वे टू सिंपल प्रैक्टिकली, बट देन प्रैक्टिकल एलिमेंट्स वर लेस देन 40-45 मार्क्स। अभी क्या करते हैं? ठीक है, और जो थे वो भी एकदम से क्लिक नहीं हो रहे थे, क्योंकि कोरिलेट करना पड़ रहा था बाकी टॉपिक से। सो देखो क्या है, ये हम हमारा स्टडी होता है कि भाई कॉम्पिटिटर को देखा, अपने डिसाइड करा कि अच्छा ऐसा कॉम्पिटिटर है तो कस्टमर को ऐसे डील करेंगे। ठीक है ना, कस्टमर को ऐसे पिक करना है, राइट। सो अपने कॉम्पिटिटर को देखते हुए ही अपने को ये समझ में आता है कि अपने कस्टमर को क्या चाहिए हो सकता है, और उधर से ही लैक्यूना पकड़ के हम लोग कस्टमर्स को डील करने के लिए आते हैं। तो जनरली लोग बोलते हैं कि कस्टमर्स पहले हैं, कॉम्पिटिटर बाद में है, बट मैं रिवर्स बोलता हूँ, और बात बिल्कुल सेंसिबल है। दैट इज हाउ पीपल अप्रोच पीपल। ठीक है, दैट इज हाउ कस्टमर्स आर अप्रोच बाय कंपनीज, दैट इज हाउ ऑल द स्ट्रैटेजीज आर मेड। ठीक है ना, सो हमेशा इस तरह देखा जाता है कि कस्टमर्स को क्या चाहिए होगा, बट देन अगेन व्हाट द कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग एज ऑफ नाउ एंड व्हाट दे आर मिसिंग। ठीक है, और अगर लगता है कि कुछ एसेंशियल मिस कर रहे हैं जो कस्टमर्स को चाहिए, तो अपने उस पर काम करो, बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं, मैं वैल्यू चेन एनालिसिस को डिस्कस कर रहा था। देखो, वैल्यू चेन एनालिसिस आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है उसको समझना। हमेशा ना एक सही ब्लेंड होना चाहिए। ठीक है, एवरीथिंग, एवरी रुपी आई एम गोइंग टू स्पेंड इन माई कंपनी, ठीक है, या मैं बोलूं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैं जितना भी खर्चा करूंगा, अल्टीमेटली वो मुझे मार्जिन जोड़ के रिकवर करना है अपने कस्टमर से। ये तो बात सही है। ठीक है, अल्टीमेटली मुझे मार्जिन जोड़ करके मेरा जितना भी खर्चा लगता है वो मुझे किससे रिकवर करना है? अपने कस्टमर से रिकवर करना है। मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। करना तो है। अब जब हमने डिसाइड करा कि हमें जितना भी खर्चा लगता है हमें अपने कस्टमर से रिकवर करना है, तो हमें किस पे काम करना चाहिए? देखना, नंबर वन, मुझे ये काम करना चाहिए कि मैं अपनी कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करूं। मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएंगी एक एक करके। सो सॉरी फॉर दिस रॉन्गली एडेड पेज, जस्ट पेज है। हाँ, तो अपना एक पेज आ जाता है इधर, जरा ध्यान से सुनना। एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कोर कॉम्पिटेंस। ठीक है, और कोर कॉम्पिटेंस जो होगी ना, वो कभी भी ना एक कॉम्पिटेंस नहीं हो सकती। बोले तो क्या? ठीक है, जैसे अगर मेरे को कंप्लीटली एक वैल्यूएबल टीचर बनना है, और अगर कोई जन बोले कि देयर कुड बी नो वन लाइक रजत जैन, तो मेरी क्लासेस के अंदर ना सिर्फ कोई एक एलिमेंट नहीं हो सकता जो बहुत अच्छा है। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल जस्ट माई राइटिंग। ठीक है, इफ जस्ट माई राइटिंग इज गुड, यू वुड नॉट से दैट रजत जैन इज अ गुड टीचर। ठीक है, माई प्रेजेंटेशन स्किल शुड बी गुड, माई कमांड ओवर लैंग्वेज, ठीक है, माई आर्टिकुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक, राइट, द कंटेंट दैट आई गिव, राइट, एंड द रिविजन्स दैट आई गिव। आई थिंक बहुत सारी चीजें बना करके मिला करके आप लोग बोलेंगे कि यस, इसकी क्लासेस में वो कोर कॉम्पिटेंसी छलकती है। बट अल्टीमेटली दैट कोर कॉम्पिटेंस हैज टू फॉल, ठीक है ना, दैट हैज टू फॉल इनटू करेक्ट वैल्यू चेन। समझा दूंगा, अभी सिर्फ ऐसा करेंगे कि इसको नोट करेंगे। ठीक है ना, अपने स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए इस चीज को समझेंगे और इसको नोट करेंगे अपनी कॉपी में, बिकॉज दिस इज कॉन्सेप्ट, ये कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए प्लीज शॉर्ट नोट की तरह नोट कर लेना। ठीक है, कि जितना भी अपना स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है उसके अंदर अपने को ये समझना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। समझा दूंगा एक एक करके। अच्छा, वो करेक्ट वैल्यू चेन में फॉल करेगा तो ही वो क्या करेगा? जनरेट करेगा, ठीक है, व्हाट? अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज।
सो अल्टीमेटली जितना भी स्ट्रैटेजीज लिखा गया है, ठीक है, या कोई जना भी बोले, चाहे माइकल पोर्टर बोले कि हैरी पॉटर बोले, हर कोई कर यही रहा है। वो बोल रहा है कि हम में कुछ ऐसा हो, ठीक है, कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाए, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं। ये कस्टमर गाना गा रहा है और कंपनी को सोचना है, ठीक है, कि क्या कमाल किया जाए। अच्छा, तो अगर हम अपनी कॉम्पिटेंसीज को सही वैल्यू चेन में डेवलप करें तो हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जनरेट कर पाएंगे, विच इन टर्न विल गिव वैल्यू टू द कस्टमर। देखो, कस्टमर किसका भूखा है? कस्टमर जो है ना, उसकी ना वैल्यू परसेप्शन होती है बस, ठीक है। जैसे भाई अभी जो कपड़ा है जो मैंने पहन रखा है, इसका क्या ही औकात होगा, 150-200 रुपए, राइट। लेकिन ब्रांडिंग के बाद उसमें एक वैल्यू परसेप्शन ऐड हो जाता है, ठीक है। अब उसमें क्या कॉम्पिटेंस है, उसको कौन सी वैल्यू चेन में डाला गया है और उसका एडवांटेज क्या है, राइट। अब आप समझना, जैसे फैशन प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, जितना भी फैशन प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनकी वैल्यू चेन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? मार्केटिंग, राइट। फैशन प्रोडक्ट्स जो हैं, उनकी वैल्यू चेन का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? मार्केटिंग। आजकल तो हमारे सीए क्लासेस का भी है, लेकिन स्टिल चलो अपने उस चीज को साइड में रखते हुए बोलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट फैशन प्रोडक्ट्स का क्या है? मार्केटिंग। सो इफ यू मेक समबडी वेयर इट, ठीक है ना, और वो कोई बहुत बड़ा एक्टर या एक्ट्रेस है या कोई इन्फ्लुएंसर है, या कंसिडर किया जाए कि यार ये तो एलीट लोग पहनते हैं, तो अपने आप ही लोगों में एक परसेप्शन बिल्ड हो जाएगी और उसके पैसे दे देंगे। तो उसने क्या क्रिएट करा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करा थ्रू आइडेंटिफाइंग कोर कॉम्पिटेंस इन द राइट एरिया, कि यार अगर अपने मार्केटिंग के अंदर स्ट्रांग हो सकते हैं जैसा कोई ना हो, और अपने ऐसे लोगों को लेकर आ सकते हैं जिससे फंडामेंटली अपने दिखा सके कि यार वी आर क्लास अपार्ट, तो वहां काम बन जाएगा। अच्छा, हर जगह अलग अलग चीजें होंगी, हर जगह अलग अलग चीजें होंगी, ठीक है ना। अब आप समझना इस चीज को, मैं एक फैशन ब्रांड का नाम ले लूं तो है वो एलवी, ठीक है ना, लुई वितो, ठीक है ना। तो लुई वितो के अंदर अगर कोई जाएगा तो ऐसा तो नहीं है कि उसको खराब सा शोरूम मिल जाए और वो बोले कि यार प्रोडक्ट तो फिर भी महंगा है क्योंकि मार्केटिंग ये करता है। तो उसमें कुछ सेकेंडरी एलिमेंट्स भी आएंगे, कुछ प्राइमरी एलिमेंट्स भी आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी जो डिस्कस्ड है। और मैं जब वैल्यू चेन एनालिसिस डिस्कस कर रहा था तो ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ। माइकल पोर्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ है, बट देन वी आर ट्राइंग टू टेक अ डेप्थ, ठीक है ना। लास्ट टाइम तो इंट्रोडक्शन था थोड़ा थोड़ा, अभी थोड़ा डेप्थ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डेप्थ पकड़ लेंगे तो थियोरेटिकल रीडिंग वुड बी अ जोक, बहुत इजी लगेगा वो, और आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा हाँ ये तो लिखता ही ना, ये तो लिखना ही था। ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर कोर कॉम्पिटेंस सही डायरेक्शन में और सही जगह पे डेवलप करेंगे ना, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ज्यादा होगा, राइट। और वैल्यू चेन, क्योंकि कस्टमर को प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू डालने के लिए बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे कि मटेरियल क्वालिटी। इट विल स्टार्ट विद मटेरियल क्वालिटी से लेकर के डिलीवरी तक, हर जगह उसका वैल्यू इन्वॉल्व है, क्योंकि आजकल तो होम डिलीवरी भी होता है। बट देन सबसे ज्यादा एरियाज कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से एरियाज अगर ज्यादा करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, कौन से एरियाज अगर थोड़े बहुत कम भी कर लेंगे लेकिन एक मिनिमम लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस पे तो करेंगे ही, तो भी चल जाएगा। देखो, पोर्टर क्या कहते हैं, पोर्टर पोर्टर के कहने की जरूरत ही नहीं है, इट्स कॉमन बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। माइकल पोर्टर ने तो सिर्फ ये समझाया है कि शायद तुम मिस कर रहे हो, मेरी ओर से सुनो, ठीक है ना। लेट मी मेक अ थ्योरी आउट ऑफ इट। सो प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। वैल्यू चेन के अंदर पीपल, ठीक है ना, पीपल वांट टू असाइन वैल्यू टू समथिंग, कि अगर मैं इस चीज का 10,000 रुपए दे रहा हूं तो मैं क्यों दे रहा हूं, ठीक है, राइट। मेरे 10,000 रुपए क्यों लग रहे हैं? अच्छा, 8,000 रुपए वाली चीज क्यों नहीं लो, 6,000 वाली क्यों नहीं लो, और ऊपर जो 14,000 में भी मिल रही है वो क्यों नहीं लो? ऐसा सोचते होंगे ना। और ये तो आप लोग और हम लोग सब लोग डिसीजंस लेते हैं। तो आप ये देखेंगे उसके बाद कि यार मेरे को क्या मिल रहा है, और ये जो परसीव्ड एडवांटेज है ना, आपकी एकदम रिवर्स अंडरस्टैंडिंग होती है, इधर से स्टार्ट होता है। कस्टमर हमेशा ना जो मिला है उधर से देखेगा, और जो कंपनी है वो इधर से काम करेगी, तो वो देखेगा कि यार ये वाले में क्या एडवांटेज है जो इधर नहीं है, जो इधर नहीं है, जो इधर नहीं है। और जैसे ही उसको लगेगा तो बोलेगा कि हाँ फिर तो ये इतने पैसे लिए बिल्कुल ठीक है, इनसे ज्यादा ही लेना चाहिए था, ठीक है ना। और इनसे कम लेके भी अच्छा किया क्योंकि इससे ज्यादा वैल्यू दे रहा है मुझे।
तो मैं 14 भी खर्च के भी उतना सुखी नहीं होता किसी और के यहाँ जितना यहाँ पे 10 खर्च के सुखी हूँ। मैं 8,000 खर्च के, कम खर्च के उतना सुखी नहीं होता जितना यहाँ पे 10,000 खर्च करके सुखी हूँ। ये उसकी वैल्यू है, उसने परसीव कर ली। परसीव किसके बेसिस पे करी? कि उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप में फील होता है, वो देखेगा कि यार ये वाले प्रोडक्ट में मेरे को एडवांटेज दिखती है, जैसे मुझे यहाँ दिखी। ठीक है, दैट इज व्हाई आई वाज रेडी टू स्पेंड 200-250 एक्स्ट्रा में, क्या ही जाएगा। लेकिन अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है, कहीं रखी हुई अच्छी लगती है, और प्लस लोग ना इसमें सरप्राइज हो जाते हैं कि अच्छा ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, क्या बात है, मेरे को तो पता ही नहीं था। लाइक सो मतलब आर्ग्यूएबली इट गेट्स गुड। ठीक है, सो ऑन एन एक्सप्लेनेशन बेसिस आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू कि भाई हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आपको समझाना चाह रहे हैं, और किधर तक उसका रेलेवेंस जाता है। अच्छा, अगर करेक्ट वैल्यू चेन में जाएंगे तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जनरेट होगा। और कोर कॉम्पिटेंस का जॉब ही ये है कि कोर कॉम्पिटेंस क्रिएट करनी है वैल्यू चेन का वो आइडेंटिफाई करके एरिया जहां पे मजा है। और आप कब कर सकते हैं? जब आपको कॉस्ट ड्राइवर्स की अच्छी समझ हो तो कर सकते हो। भाई सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? ठीक है, आप जरा सोच के देखो कि अगर मेरे को मेरी स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग जो है, उसके बाद मेरे को कॉस्ट ड्राइवर का ही एनालिसिस करना है, तो अगर मेरे को कॉस्ट ड्राइवर की भी बराबर में समझ है तो मैं सही जगह पे अपना वैल्यू चेन प्लेस करके चीजें समझ सकता हूँ। तो पोर्टर ने तो सिर्फ एक मॉडल दिया, बट देन वी आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि यार ठीक है बात। अब वैल्यू चेन का जो टॉपिक है, माइकल पोर्टर के बारे में थोड़ा बताया था, और मैंने बताया भी था कि भाई इनकी थ्योरीज जो है, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग जो है, वो बहुत कुछ इन्होंने बताया, और ही इज टू गुड। ठीक है, लेट्स नॉट जस्ट से कि ही इज गुड बट ही इज टू गुड, है ना। सो उन्होंने बहुत कुछ बताया, लेकिन आपको समझना होगा कि आपके लिए क्या रेलेवेंट है। और मैंने ये कुछ वीडियो भी बस चला चला के दिखाया था आपको लास्ट टाइम, एंड आई ट्राइड टू शो व्हाट इट इज ऑल अबाउट। ठीक है ना, सो आई सिलेक्टेड दिस एंड आई विल प्ले इट अगेन। तो मैं बस समझा रहा था कि देखो क्या होता है, सबसे पहले ना हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। जैसे कि अगर मेरे को क्लासेस भी लेना था, तो आप तक क्लासेस पहुंचाने के लिए सबसे पहला काम क्या हुआ होगा? भाई मेरा रूम बना होगा, क्लासरूम बना होगा। क्लासरूम बनने के बाद उसमें टेक्नोलॉजी आई होगी, लोग लाए गए होंगे, और फिर मेरी डीलिंग्स हो गई होंगी कि भैया कोरियर वाले तुमने ये करना है, भैया सॉफ्टवेयर वाले आपने ये मैनेज करना है, भैया आप सप्लायर हो आप मेरे को ये प्रोवाइड कराओगे, भैया आप ये चीजें लेकर आओगे, ये सब डीलिंग्स हो गई। उसके बाद फाइनली चालू होगा ऑर्डर लेना और आप लोगों के लिए काम करना, उससे पहले नहीं होगा। सो इन्हें बोलेंगे सेकेंडरी या सपोर्ट एक्टिविटी। भाई सपोर्ट पहले डेवलप होगा, इसलिए मैं आपको बता दूं जरा कि डायग्राम में भी आपको ऐसे दिखेगा। आपको सपोर्ट एक्टिविटीज जो है माइकल पोर्टर ने सबसे पहले डाली है। उसका रीजन क्या है? अरे बहुत सिंपल है रे। वो बोलेगा ना भाई सबसे पहले तुम होता तो क्या करता, चलो ये भूल जाओ ना, कोई डायग्राम तुम होते तो क्या करते, क्या सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करते? सबसे पहले करते। अच्छा फिर क्या उसके हिसाब से अपना ह्यूमन रिसोर्स नहीं लेकर आते कि यार ये लोग चाहिए होंगे मेरे को रोजमर्रा के काम करने के लिए? क्या उसके अनुसार, उनकी समझ के अनुसार अपना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं करते? हाँ। और प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट बोले तो सप्लायर्स के साथ में पूरी डीलिंग्स कर लेना, जैसे मेरी कुरियर वालों के साथ में डीलिंग सेट हो जाएगी, बाकी सारी चीजों की ये सब डीलिंग सेट करना, एग्जीक्यूट करना नहीं। ये है स्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर डूइंग द वर्क। ठीक है ना। सो इफ आई हैव टू स्पीक अबाउट दिस थिंग, आई वुड से कि भाई ये जितना भी ये सब मैंने अभी पिंक कर दिया है व्हाइट की जगह पे, ठीक है, या फिर मैं कहूँ मुझे रेड कर देना चाहिए ताकि और आपको दिखे अच्छे से। ठीक है ना। सो वॉट एवर यू कैन सी एज दिस वन, जितना भी ये जो हाईलाइटेड चीज है अभी हाल फिलहाल के लिए, ये मैं कहूंगा कि ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चर डेवलपमेंट है फॉर अदर थिंग्स टू हैपन। अरे जब तक कमरा नहीं बनाऊंगा क्लास कहां से लूंगा? सड़क पे बैठ के थोड़ी ना ले लूंगा। ठीक है, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा ऑफ कोर्स, उसके बाद मेरे को जितने भी लोग चाहिए वो आएंगे, उसके बाद टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा, और उसके बाद मेरी सप्लायर्स के साथ में डीलिंग होगी। तब जाकर के सप्लायर्स या मेरे प्रोवाइडर्स जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीजें मुझे चाहिए हो सकती है, उनके साथ में जो जो चीजें जैसे जैसे डील करना है सब डील होगा। ठीक है ना। इनफैक्ट चाय वाले के साथ डील करना भी प्रोक्योरमेंट बन जाएगा मेरे ऑफिस में अगर आ रही है तो, बात खत्म। ठीक है ना। तो मेरी डीलिंग्स हो जाएंगी। तो दिस लीड्स टू डीलिंग्स। बेसिकली किसकी डीलिंग होती है एक बड़ी कंपनी में या नॉर्मल कंपनी में? रॉ मटेरियल की। ठीक है ना। और अपने स्पेयर पार्ट्स वगैरह की, तो वो प्रोक्योरमेंट का काम बन जाएगा। ठीक है ना। तो जस्ट आई एम ट्राइंग टू से कि वो डीलिंग है, डीलिंग। उसके बाद गुड्स वगैरह लाना, उन पे काम करना, उनको तैयार करके बाहर भेजना, मार्केटिंग वगैरह करना, ये सब एक्चुअल में रियल एलिमेंट्स हैं जिसपे उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस पे काम होता हो। समझ गए मेरी बात? ठीक है ना। तो जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है जो आप दे रहे हैं अल्टीमेटली, उसमें तो बाद में काम होगा। ये तो बेसिक ढांचा है, ढांचा। ठीक है ना। स्ट्रक्चर बोले तो क्या, ढांचा लगाना। हमने क्या लगाया है अभी? तो ढांचा बनाया है। ओके, आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट।
सो दिस इज फेयरली लॉजिकल। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर लगाऊंगा, लोगों के बारे में सोचूंगा कौन कौन चाहिए होगा, टेक्नोलॉजी डेवलप करूंगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी से पढ़ाऊंगा, और डीलिंग्स करूंगा। भैया कुरियर वाले तुम ये रहोगे, तुम ये रहोगे, किताब छापने वाले तुम हो, ठीक है, तुमसे नेगोशिएट करेंगे। ये सारी डीलिंग्स ये प्रोक्योरमेंट में जाएंगे, उसके बाद काम होना स्टार्ट होगा। ठीक है, सो लेट्स कीप इट सिंपल। एटलीस्ट मैं आपको सपोर्ट एक्टिविटीज जो है वो एक बार ढंग से समझा दिया हूँ। वापस आप देख सकते हैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट बिफोर इवन द वर्क स्टार्ट्स ऑल दीज थिंग्स नीड टू हैपन। जैसे कि मेरा आरजे ऑटोमोबाइल्स है अगर, और मेरे को अगर कुछ ऑटोमोबाइल फैक्ट्री या कुछ डेवलप करना है या कुछ और भी लगाना है मान लो, ठीक है, लेट इट बी, चाहे सुपरमार्केट स्टोर खोलना हो, कुछ भी खोलना हो, बस मैं एनिमेशन से फोकस सिर्फ इतना कराना चाहता हूँ कि भाई सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, फिर प्रॉब्ली शायद टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आएगी, हम लोग टेक्निक्स डेवलप करेंगे कि कैसे काम होगा, ठीक है ना। तो ऑपरेशंस होने से भी पहले अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी लगेगा, ठीक है, लोग लाए जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा, ठीक है, और हमारी डीलिंग्स हो जाएंगी। अरे बच्चे की जान ले आ गया, ढंग से लिख, ढंग से। ठीक है, सो okay, it has the sound, and we were very creative about it, so let's take it forward. Okay, so okay, he's instructing them also, so human resource development would be there, and ये सारा का सारा फिर काम स्टार्ट बाद में होगा, राइट। सो व्हाट्स हैपनिंग इज कि भाई अपने बोल रहे हैं कि ऑपरेशंस वगैरह सब बाद में होंगे, ये सुप्त अवस्था में आदमी बैठा है, नलायक। चलो ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये सारी चीजें होने के बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया, जो भी जगह पे करना था, सप्लायर से डीलिंग होंगी, सप्लायर्स विल टेक ऑर्डर्स एंड डू एवरीथिंग, एंड देन आपका फाइनली यहाँ से काम स्टार्ट होता है, एंड दैट इज लॉजिस्टिक्स। ठीक है ना, तो लॉजिस्टिक्स वो है जहां से आपका सामान आएगा, सारी चीजें होंगी और हम लोग आगे बढ़ेंगे वन बाय वन करके, ठीक है, एंड प्रॉब्ली सीज में आएगा, सारी चीजें होंगी, लेंगे, अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, वट एवर इट इज, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये गोडाउन तक लाने की बात हुई, तो उसको बोलेंगे हम इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो अंदर आने तक यानी वेयर हाउसिंग और स्टोरेज जितना भी हुआ और अंदर जब तक आया वो सारा इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ये सब इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है, ठीक है, पोर्ट पे उतर के या जिधर से भी उतर के। तो कैसे लाएंगे वो सब वैल्यू ऐड करता है टू द फाइनल प्रोडक्ट डायरेक्टली, ठीक है ना, वो डायरेक्ट वैल्यू एडिशन है। तो जो जो खर्चे होंगे अब सब ऐड ही होने। सो बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना इंप्रूवमेंट आप लोग देख सकते हैं, और अगर आप करते हैं तो क्या बेनिफिट्स होंगे अपने कंज्यूमर को। तो वैल्यू चेन को समझने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, मैं आपको बताता हूँ, अमेजोन जो है, अमेजोन, ठीक है, अमेजोन ने पूरी दुनिया को वैल्यू एडिशन ना सिर्फ एक जगह पे दिया है, ठीक है। अब आप समझना इस चीज को, इससे आपको ना और अच्छे समझ में आएगा। मैंने वीडियो तो यहाँ पे एक बार पॉज कर दिया है। अमेजोन ने जो वैल्यू चेन के अंदर आपको जितना भी सारा काम दिया है ना, वो सिर्फ इधर दिया है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स पे, दैट्स इट। हाँ, मार्केटिंग यूज करते हैं अपने पोर्टल के थ्रू, लेकिन मैं बोलूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट काम जो उन्होंने करा है वो करा है लॉजिस्टिक्स और मार्केटिंग को मिक्स करना। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ही हो जाता है। ऑफ कोर्स अब जब आप ऐसी बात समझते हो और आप वैल्यू चेन को जब टोटलिटी में समझोगे, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि अच्छा, अगर मैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स पे फोकस्ड हूं तो फिर मेरा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी उसके अनुसार ही होगा, और मेरा ह्यूमन रिसोर्स भी उसी हिसाब से तैयार होना चाहिए, और मेरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहीं पे अगर आप मेरी ओर देखेंगे कि मैं भी एक सर्विस प्रोवाइडर हूं और मैं क्लासेस बनाता हूं, तो मेरी फोकस यहाँ शायद नहीं हो उतनी, ठीक है। मेरी सर्विस लेवल पे ज्यादा हो कि डिलीवरी वगैरह टाइम से पहुंच जाए, बस छोटा मोटा काम, और अपने ऑपरेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना। बाकी चीजें शायद उतनी मैटर नहीं करेंगी क्योंकि हमारे लिए इतना टाइम क्रिटिकल नहीं होता है, ठीक है, मोस्टली तो नहीं होता है। स्टूडेंट्स आर रेडी टू वेट, ठीक है, ऑर्डर 2-3 दिन लेट पहुंच जाए तो ऐसा कोई कोई बवाल खड़ा नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। सो इट गेट्स इजियर विद अस इन्वॉल्व्ड, राइट, दैट्स व्हाट आई बिलीव एंड दैट्स हाउ इट इज, जितना तक मेरे को समझ में आती बात, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अपने को पूरा पूरा टोटलिटी ऑफ वैल्यू चेन समझेंगे, और अगर सही एरिया पे अपनी कॉम्पिटेंस को बिल्ड करेंगे तो जो भी रिक्वायर्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो हो जाएगा। यही माइकल पोर्टर कहना चाहते हैं, दैट्स इट। सो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या बोलता है, गुड्स का अंदर आना, मूवमेंट एंड स्टोरेज, ठीक है ना। तो लॉजिस्टिक्स के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वर्ड मूवमेंट एंड स्टोरेज। देखो जब भी एग्जामिनेशन में आएगा तो ये डायग्राम रिप्रोड्यूस करके आना पड़ेगा,
ठीक है ना। सो लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या है, मूवमेंट एंड स्टोरेज। तो जहाँ पे भी आपने ये काम किया है, ठीक है ना, होशियारी का काम जो किया था अभी थोड़ी देर पहले, ये हमने नोटिंग करी थी हल्की सी, कि कोर कॉम्पिटेंस है वो करेक्ट वैल्यू चेन में होगा तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा। और वैल्यू चेन एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ एग्जामिनेशन में इट इज वन ऑफ द मोस्ट टेस्टेबल कॉन्सेप्ट। सो अपने कोई कमी नहीं छोड़ सकते, इसलिए प्लीज इसको भी थोड़ा सा ड्रॉ कर लेना, ठीक है। आई वुड नॉट बी एबल टू हेल्प अदरवाइज, ठीक है ना। मैं बहुत कम जगह पे आप लोगों की हेल्प कर पाऊंगा अगर आप लोग पूरी पूरी बात नहीं समझेंगे तो। और कोई जन सोचेगा कि सर ये क्यों करवा रहे हो, ठीक है, हम तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोचे थे करेंगे क्योंकि कॉस्टिंग हम ऐसे ही पढ़े हैं, इंटरमीडिएट में पढ़े हैं या पहले कभी पढ़े हैं या जो भी कुछ है, प्लीज अवॉइड दैट नॉलेज ऑफ योर्स बिकॉज दैट वुड नॉट बी रेलेवेंट एज सच। जो होगा वहां हम बता देंगे कि हाँ आपके पुराने कॉन्सेप्ट ये हैं और यहाँ तक रेलेवेंट होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी क्लास हमारी बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग से स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है, कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, सेमी फिक्स कॉस्ट क्या होती है, सेमी, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। यू आर स्मार्ट इनफ एंड मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दैट नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। सो ये जरूर लिख लेना कि लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या है, मूवमेंट एंड स्टोरेज। और एक और चीज मैं आपकी ओर से ऐड करना चाहूंगा या मैं आपको बोलना चाहूंगा, तो मैं आपको बोलूंगा कि आपने ये भी लिख लेना है कि जो प्रोक्योरमेंट है इट इज अबाउट फिक्सेशन ऑफ डीलिंग्स, ठीक है ना। इट्स अबाउट फिक्सेशन एंड डीलिंग्स। फिक्सेशन मतलब चीजें तय करना, सप्लायर्स को तय करना, डीलिंग्स जो है वो प्रोक्योरमेंट है, ठीक है ना, कि हम लोग इन लोगों से ये चीजें लेंगे, वो डील करना इज प्रोक्योरमेंट। उसको लाना प्रोक्योरमेंट नहीं है। मतलब रॉ मटेरियल का प्राइस तय करना सप्लायर के साथ बैठकर या कितना मंगाना है ये तय करना इज प्रोक्योरमेंट। उसका अपने यहाँ पे अपने गोडाउन तक कैसे लाना है, उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे रखना है और वो कैसे प्रोडक्शन में जाएगा, वो सब इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का हिस्सा है। तो प्लीज मेक श्योर एग्जामिनेशन में वैल्यू चेन एनालिसिस पे क्रॉस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि भाई केस स्टडी दे दिया, अब आपको पूछेगा कि आप आइडेंटिफाई करो कि ये एक्टिविटी कहाँ कहाँ जा रही है। तो हो सकता है वो बोल दे कि भाई हमने जो रॉ मटेरियल है उसका परचेज ऑर्डर प्लेस करा है, और दे माइट आस्क यू टू आइडेंटिफाई द एक्टिविटी दैट हैज हैपेंड, सो दैट एक्टिविटी इज प्रोक्योरमेंट, ठीक है, दैट इज नॉट इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, मेक श्योर, ठीक है। और अपने गुड्स अगर आएंगे तो इसका मतलब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इनफैक्ट अपने इस वीडियो में भी, जहां पे हमने पीछे ऑर्डर प्लेस करा था। लेट मी जस्ट मूव ऑन विद द वीडियो, थोड़ा इसको पीछे ले आते हैं। आप देखेंगे तो यहां से, ठीक है, सच फनी साउंड्स, जरा रुकिएगा इसको मैं बंद करता हूँ। कहाँ पे था, देखिएगा जरा, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स का पूरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज योर बेसिक थिंग, ठीक है, कि ह्यूमन रिसोर्स कौन से चाहिए होंगे, दीज आर द सप्लायर्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारा प्रोक्योरमेंट हो रहा है, ठीक है। ओके, सो ऑर्डर आ गया, अब इधर से इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है, ये पॉइंट से आप जरा देख सकते हैं, ठीक है, इधर से इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है। सो आई हैव शोन वेरियस टाइप्स, इतना जरूरत नहीं है, वी आर वेरी मेच्योर पीपल, ठीक है। सो एयर सी या वॉट एवर इट इज, ठीक है, ट्राइंग टू गेट इट मोर पिक्चराइज्ड, आपको इजी लगेगा ये सोचते थे। अच्छा, और ये जब आ जाएगा तो यहाँ पे भी ये भी क्या चल रहा है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, मतलब उसका जितना भी मूवमेंट है अंदर आने के लिए, इनसाइड द बाउंड्री ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मेरे गोडाउन्स में और सब जगह पे रखने के लिए, मैनेज होने के लिए, वो सब चीजें क्या है, वो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स अमेजोन के लिए काफी अच्छा एरिया हो सकता है। प्रॉब्ली आप जिस तरह के रोबोटिक्स वगैरह मैंने अभी यहाँ पे दिखाए हैं और जिस तरह की स्टैकिंग यहाँ पे दिखाई है, हो सकता है अमेजोन में उस तरह की यूज होती है, ठीक है, या अमेजोन के जो सप्लायर्स हैं वो लोग करते हो, ठीक है ना, तो वो लोग वैल्यू चेन के अंदर उधर ही डील करते हैं लॉजिस्टिक्स वाले एरिया में, ठीक है, दैट इज थ्रू पार्टनरिंग ओनली, ओके। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ये ऑपरेशंस हो रहा है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स होने के बाद ऑपरेशंस हो रहा है, और ऑपरेशंस के बाद माल बाहर जाएगा, ऑफ कोर्स फिनिश गुड्स बन जाएगा, तो सो दैट इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। और ये बहुत लॉजिकल है, सो नोबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द डायग्राम या फिर डायग्राम रटने की जरूरत है। अरे बहुत सिंपल है ना, देखो सोचो, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे, हाँ ठीक है, रेलेवेंट ह्यूमन रिसोर्स लेकर आएंगे, टेक्नोलॉजी उस अनुसार डेवलप करेंगे और लोगों के साथ में सेटिंग्स कर लेंगे कि भाई इतना माल ऐसा ऐसा चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, तुम बस रेडी रहना, ठीक है, और तुमसे नेगोशिएट करके डील्स कर लेंगे, ठीक है ना। सो जो भी हमारा नेटवर्क है वो सारा प्रोक्योरमेंट में काम आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अरे हो गया तो गुड्स आएंगे अंदर, अब यहां से जब से आएगा तब से गुड्स पे काम हो रहा है ना, या अपने सर्विस रिलेटेड जो भी काम हो रहा है, तो जब से काम हो रहा है वो डायरेक्ट वैल्यू एडिशन है।
और जो अभी तक सपोर्ट डेवलप करा था वो इनडायरेक्ट था। ओके, और ये सब डिपेंड करेगा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ठीक है, एंड विद योर मार्केट पोजिशनिंग टू मार्केट पोजिशनिंग। आप अपनी स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग जैसी बनाएंगे वैसे वैसे आपके लिए अलग अलग टाइप के वैल्यू चेन एरियाज इंपॉर्टेंट होते जाएंगे। ऑल्सो देयर वुड बी लिंकेजेस, एक चीज अच्छी करोगे तो दूसरी भी अच्छी हो सकती है, या एक चीज खराब करोगे तो साथ साथ दूसरी भी डिटेरियोरेट हो सकती है। दैट इज व्हाई वैल्यू चेन को टोटलिटी में समझना जरूरी है, ठीक है। आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग विद मोर डिटेल प्रॉब्ली जब जब जरूरत होगी। अपने इसको नेचुरली इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट हम लोगों को कोई भी रट्टा मारने की एज सच जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। एंड दिस कॉन्सेप्ट शुड बी सो ब्यूटीफुली डन कि अपने को कल को कोई प्रॉब्लम ना हो इसको देखते हुए या परसू करते हुए। ओके, सो जस्ट लुक एट इट, ठीक है। ये सब आउटबाउंड हो गया, एंड फाइनली क्या होगा भाई, आपके स्टोर्स पे आ जाएगा, तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स टू प्रेजेंट एंड एवरीथिंग। उसके बाद जितना भी मार्केटिंग एंड सेल्स होगा वो इन्वॉल्व हो जाएगा, एंड प्रोबेबली सेल्स होने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह आ जाएंगी, ठीक है। सो ये देख सकते हैं कि ये आए हैं हाउ मे आई हेल्प यू करते हुए, ठीक है। और ये मैं बता रहा हूँ बस पीछे का क्योंकि साउंड मैंने बंद कर दिया इसलिए, एंड ही गेट्स हैप्पी एंड व्हाटएवर इट इज, सो दिस बिकम्स मार्केटिंग एंड सेल्स एंड व्हाटएवर इट इज। सो अपने ट्राई कर रहे हैं सिंपली सिर्फ प्रोसेस समझने का। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन थ्रू दिस डायग्राम इज अ बिजनेस प्रोसेस, आई एम नॉट टीचिंग यू एनी डायग्राम, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट वी आर एडिंग सम वैल्यू, ठीक है, एंड प्रॉब्ली वो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो ये सारी ऐड कर रहे हैं इधर से इधर तक, एंड फाइनली व्हेन वी आर डन विद इट वी आर गोइंग टू व्हाट, वी आर गोइंग टू ऐड मार्जिन्स ओवर इट, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा जो एक्स्ट्रा है वो हम मार्जिन ऐड करेंगे, एंड हम लोग ये उम्मीद रखेंगे कि हमने ये काम इतना अच्छा किया हो कि बाहर जो कस्टमर बैठा है उसको इसमें वैल्यू दिखे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कम दिख रही है वैसे वो इस तरह से दिखे, ठीक है, क्लियरली दिखे। तो अगर उसको वैल्यू दिखेगी तो वो हैप्पी हो जाएगा, और अगर उसको वैल्यू नहीं दिखेगी तो फिर वो मायूस हो जाएगा। काम सारा यही है, ठीक है। सो लेट्स कीप इट वेरी वेरी सिंपल, एंड आई होप दैट आई हैव बीन एबल टू मेक इट थ्रू टू यू, ठीक है। द कॉन्सेप्ट हैज टू बी थॉरो। So this is how value chain analysis is going to foster itself अपने जितना भी आगे पढ़ेंगे। सो सपोर्ट एक्टिविटीज ये, प्राइमरी एक्टिविटीज ये, लेकिन आपको ये लॉजिक समझ में आना चाहिए कि भाई सपोर्ट एक्टिविटीज पहले एंड प्राइमरी एक्टिविटीज बाद में। हाल फिलहाल अपने लोग क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एंड प्रॉब्ली देखते हैं कितना टाइम हुआ, क्योंकि मैं इनिशियल क्लासेस जो है बहुत जबरदस्ती लंबी नहीं करना चाहता। 1 घंटा हो चुका है, ठीक है, थोड़ा सा और लेंगे डिक्टेशन, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे, एंड वी विल जस्ट मूव ऑन। So just write कि logistics is movement in storage, and also write एक स्टार मार्क करके या कुछ भी कि procurement is dealings with providers, ठीक है ना। So इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या हो जाएगा, इनसाइड द बाउंड्री, यानी ब्रिंगिंग इन द रॉ मटेरियल, मन में ऐसा सोच सकते हैं। एंड आउटबाउंड क्या हो जाएगा, टेकिंग आउट द फिनिश्ड गुड और द डेवलप्ड थिंग, व्हाटएवर इट इज, आप जैसे भी सोचना चाहें, ठीक है ना। अपनी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन जस्ट गोइंग थ्रू द थियोरी, बिकॉज केस स्टडीज यूज होंगी, एंड केस स्टडीज जब भी आती हैं तो इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट ये रहता है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग में कितना जोर है, ठीक है। तभी आप थियोरेटिकल एलिमेंट को प्रेजेंट कर सकते हो और कर भी पाओगे, ठीक है। फर्स्ट अपना ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पूरा होता है कि डायग्राम को कोई रट्टा मारना ही नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर लगाऊंगा, लोग लेकर आऊंगा, टेक्नोलॉजी बनेगी, प्रोक्योरमेंट होगा, तो ये मेरे सपोर्ट एक्टिविटीज है। तो पहले मुझे सपोर्ट एक्टिविटी सेटअप करने पड़ेंगे, तो डायग्राम सीम्स वेरी वेरी लॉजिकल कि सबसे पहले सपोर्ट एक्टिविटीज का फ्लो तैयार हो रहा है। जब कस्टमर चीजें देखेगा तो वो रिवर्स ऑर्डर में देखना चालू करेगा कि भाई मेरे पास तो प्रोडक्ट आ गया, तो मेरे को प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्विसेज कैसी मिली थी, मेरे को किस तरह से मिला था, पीछे मार्केटिंग, फिर वो देखता है तो वो तो एकदम बैक ट्रैक करेगा। वो थोड़ी ना बोलेगा कि तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर में वो मजा नहीं आया, ऐसा नहीं बोलेगा, राइट। एंड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी भी करेगा। अच्छा पहले ड्रॉ कर लो इसको, क्योंकि मैं बोलता जाऊंगा अदरवाइज, ठीक है। सो जस्ट टेक 2 minutes 3 minutes व्हाटएवर इट टेक्स, just draw it, and if even if you have it in your book you will need to draw this डायग्राम इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है ना। सो इसलिए खुद एक बार ड्रॉ जरूर करें ताकि अपने आदत में रहे, और एक बार ड्रॉ करने के बाद आप इसको मिस नहीं करेंगे, आई एम वेरी वेरी श्योर, राइट। सो प्लीज ड्रॉ इट वंस सो दैट यू हैव दैट रेलेवेंट अंडरस्टैंडिंग, कभी जाएगी नहीं वो, एक बार कर लेंगे तो अपने हाथ से, ठीक है ना। एंड ट्राई टू इंश्योर कि अपने एक बार बिना देखे भी ड्रॉ कर सके, ठीक है ना। और फिर अपने टेस्ट कर ले वापस से, स्क्रीन आपके सामने ही है, तो एक बार आप एक बार बिना दिमाग लगाए बिना ज्यादा देखे एक बार ड्रॉ करो, फिर आपको लगे कि हाँ यार हो गया अच्छे से, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। 4x5 का डिवीजन है, सो ऊपर 4 लाइंस बनाने हैं, नीचे 5 है,
ठीक है, एक एरो फॉर्म में बनाना है। अब एग्जामिनेशन में प्लीज डू कैरी अ स्केल एंड पेंसिल। कई कई लोग ऐसे होते हैं कि जो सोचते हैं कि यार ठीक है, मैं तो मेरे पेपर में प्रेजेंटेशन का कोई रेलेवेंस नहीं है, बट देन ठीक है, मेक इट और ब्रेक इट वाली सिचुएशन है आपके लिए। एंड सच एग्जामिनेशंस यहाँ पे अपने कोई कमी क्यों छोड़े बेमतलब में, ठीक है। सो मेक श्योर कि इस तरह का काम नहीं हो कि आपके पास में रेलेवेंट टूल्स ही ना हो, चीजें ना हो, जब कुछ समझाना पड़े या कुछ यूज करना पड़े। सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, ठीक है, क्या आपको समझ में आए बात। ओके, लुक इनटू दीज थिंग्स क्लियरली। तेरा मुखड़ा चांद दा टुकड़ा, नी तेरी अनक तेरे इशू, क्या बात है, क्या बात है, नी तेरा काजल करता है पागल, हिप्नोटाइज करे जटनू, क्या बात है। अच्छा, ऑफ द रिकॉर्ड्स कोई लोग ड्रॉ भी कर लिए होंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। कई लोग जैसे फाइनल में नए होते हैं एंड यू माइट हैव हैपेंड टू टेक दिस एससीएमपी क्लासेस आल्सो, ठीक है। कोशिश करना कि अपने फाइनल की जितनी भी क्लासेस हो, ठीक है ना, उसको अपने फर्स्ट 2 इयर्स में कंप्लीट कर लें, ठीक है। एंड दैट इंक्लूड्स डीटी एंड आईडीटी। एंड यू वुड से कि सर वो तो अमेंड हो जाएगी। तो देखो ऐसा है कि अमेंड तो हमेशा 10-15% कोर्स होता है, ठीक है, और वो लास्ट तक भी होता रहेगा, और उतना तो तुम्हारा छूट ही जाएगा, ठीक है। उतना तो इंसान का छूट जाता है, मतलब सीए के अंदर 20% कोर्स तो छूट जाता है, ठीक है। सो मतलब इट्स लाइक क्या होता है, देखो जैसे आप कभी देखना किसी बूफे वेडिंग में जाओ, ठीक है ना, वेडिंग में तो बूफेज ही होते हैं। अब आप बहुत सारे वेराइटीज है, ठीक है। सो यू नो कि अपने जितना भी अच्छा मूड हो और जितना भी खाने की कोशिश कर ले, कुछ तो रह ही जाएगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू टेक इट ऑल। सो ऐसे में क्या होता है, कई लोग अपनी कोचिंग्स बस इसलिए डिले कर रहे होते हैं कि अरे और अमेंडमेंट आएगा, फिर पता नहीं कितना चेंज हो जाएगा, फिर पता नहीं ऐसा ऐसा सोच हो जाएगा। एडवाइजेबल क्या है कि देखो, मनी जो है ना, मनी कि मेरे को 2 बार क्लासेस लेने पड़ जाएंगे या मुझे कुछ दोबारा रिव्यू करना पड़ जाएगा, या आई माइट नीड टू अमेंड माई कॉन्सेप्ट। देखो अमेंडमेंट जो है ना वो ज्यादा क्लियर समझ में आता है अगर कोई पुराने चीज ना ऑलरेडी कर रखी हो तो, ठीक है ना। अब जिसने पुराना ही नहीं पढ़ा वो अमेंडेड भी क्या पढ़ लेगा, और उसको टीचर फिर पढ़ाएगा ही। तो देखो अमेंडमेंट का आजकल तो सब लोग वीडियोस डाल देते हैं, वैसे भी अवेलेबल रहता है, ठीक है। आई हैव सीन वेरियस टीचर्स पुट इट आउट। जैसे मैं डीटी में देखता हूँ तो भंवर सर अपना अमेंडमेंट्स और रिवीजन हमेशा डालते हैं, ठीक है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप ना अपना क्लासेस जो है ना वो पहले 2 साल में हमेशा कंप्लीट कर ले हर हालत में, ठीक है ना। एंड दिस इज एन एडवाइस जो ना हर कोई नहीं देगा आपको। रीजन बिंग कि हर लोग बोलते हैं कि यार नहीं यार, रेलेवेंट हो जब क्लासेस लेना चाहिए, एकदम एंड में लेना चाहिए, और फिर फास्ट ट्रैक ले लो, ठीक है। तो फास्ट ट्रैक में जितना छूटता है उससे तो कई गुना अच्छा है कि अपने एक बार पूरा कर लें, और फिर अपने जो भी, देखो सीए को सेल्फ स्टडी तो करना ही करना है। तो छोटा मोटा अमेंडमेंट, छोटे मोटे चेंजेस, सटल चीजें ना अमेंडमेंट वीडियोस और बाकी चीजों से समझो, लेकिन कोशिश करो कि एक बार तो क्लासेस को डेडलाइन देके 2 साल में पूरा पूरा खत्म कर देना है। उसके बाद 1 साल जो है वो आपको यूज में बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि आप देखो ऑफिस में अप्लाई करोगे, डीटीआईडीटी जैसी चीज है तो आपके ऑफिस में ही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई अमेंडमेंट आ भी रहा है तो यू विल अंडरस्टैंड, क्योंकि आप ऑन द कोर्स ऑफ डूइंग थिंग्स है। और साथ में क्या होता है ना, उसका पेन बहुत कम हो जाता है बाद में। जैसे क्या होता है, डीटीआईडीटी जैसा सब्जेक्ट छूटा हुआ है, मान लो सेकंड ग्रुप ने इलेक्टिव ले रखा है और इंटरनेशनल टैक्सेशन ले रखा है, तो वो भी छूटा रहेगा। तो क्या है ना, 3-3 सब्जेक्ट छूटा रह जाता है लास्ट में 6 महीने के भीतर, ठीक है। विच इज लाइक टू मच, क्योंकि आप वो भी कर रहे हो, फिर आपको रिवीजन भी करना है, और 3-3 क्लासेस भी पैरेलली चल रही है। सो मेक श्योर यू डोंट डू दैट मिस्टेक। पीपल डू इट, ठीक है, पीपल डू इट एंड दे टेंड टू फील कि नहीं यार एंड में, और वो बहुत नुकसान करता है, ठीक है। इट इज क्वाइट डेट्रीमेंटल, क्योंकि बड़े सब्जेक्ट्स, ठीक है। सो ट्राई करें कि अपने सेकंड ईयर में उनको कर लें किसी भी तरह से, और पहले साल में कोशिश करें कि कम से कम एफआर, एसएफएम और एससीएमपी तो कर लिया जाए। रीजन बिंग कि वो ना एड ऑन करता है आपके अंडरस्टैंडिंग को, प्लस एक इसके अंदर एक बहुत सारा जो ऐसा बेस है जो ना कभी भी इधर उधर हो नहीं सकता। मोर और लेस कुछ क्वेश्चंस डल जाएंगे, मोर और लेस कुछ कॉन्सेप्ट भी डल जाएंगे ना, तो भी कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इट विल नॉट गेट दैट मेटिकुलस जितना बाकी चीजें रह सकती है, ठीक है। देन लॉ ऑडिट इज फेयरली स्टेबल, तो उसके बाद लॉ ऑडिट कर लिया जाए। कोचिंग लेना है तो लो, जरूरी भी नहीं हर चीज का कोचिंग लिया जाए, बट स्ट्रैटेजी हर चीज की होनी जरूरी है। ओके, आई थिंक ड्रॉ भी कर लिया होगा। सो दिस इज इट, बहुत सिंपल सिंपल सा डायग्राम है। मार्जिन ध्यान रखना, मार्जिन मिस नहीं करना, बिकॉज वी वांट टू अर्न। सो दिस इज व्हाट हैज बीन गिवन बाय माइकल पोर्टर। मैंने भी अपनी ओर से हाथ से ड्रॉ कर दिया, वैसे हमारे बुक में भी है, क्विक बुक में भी बना हुआ है डायग्राम।
ठीक है, और जो अपने क्वेश्चन बैंक है उसमें भी क्वेश्चन में डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको वहां पे भी मिल जाएगा, तो मतलब रिकैप्चर हो जाएगा बुक्स में भी, बट स्टिल आई वांटेड यू टू ड्रॉ इट बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट एरिया, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो अपने डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो मैंने यहाँ पे समझा दिया है, ये चीज आपको ना डायरेक्टली समझ में नहीं आएगी, एंड आई डोंट नो व्हाई। मुझे लगता है माइकल पोर्टर ने खुद ने इंप्लीमेंट तो कर दी सारी चीजें, उनको समझ में आता था, लेकिन उन्होंने इसको पुट आउट नहीं किया है, ठीक है। सो सपोर्ट एक्टिविटीज को पहले पहले लिस्ट किया गया है, और क्यों क्या ऑर्डर दिया गया है वो भी मैंने समझा दिया है, ताकि आपको नेचुरली एकदम पिक हो, ठीक है ना। सो प्राइमरी एक्टिविटी सपोर्ट के बाद होंगी, तो दैट क्रिएट्स डायरेक्ट वैल्यू एडिशन। सो प्लीज थोड़ा थोड़ा लिख देना, जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज है तो दे आर मेंट फॉर डायरेक्ट वैल्यू एडिशन, एंड सपोर्ट एक्टिविटीज जो है वो इनडायरेक्ट वैल्यू एडिशन है। बट इंप्लीमेंटेशन के नाते सपोर्ट एक्टिविटीज पहले लगेंगी, और उसके ऊपर, उस फाउंडेशन के ऊपर प्राइमरी एक्टिविटीज होंगी। ये दोनों चीजें प्लीज लिख लो, ये सब मत लिखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, बस इतना इतना लिख लो। प्राइमरी एक्टिविटीज पहले लगेंगी, इनडायरेक्ट वैल्यू एडिशन, सॉरी सपोर्ट एक्टिविटीज पहले लगेंगी, इनडायरेक्ट वैल्यू एडिशन। प्राइमरी एक्टिविटीज बाद में चलेंगी सपोर्ट के ऊपर, लेकिन डायरेक्ट वैल्यू एडिशन। प्लीज डू इट सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग, एनी इंपॉर्टेंट डिटेल जो अपने क्विक बुक में से एकदम से नहीं पिक हो, या अपने अंडरस्टैंडिंग का वो एलिमेंट जो अपने मिस कर सकते हैं, अपने वो लिख देंगे, ठीक है। तो प्लीज प्लीज डू इट। और ये मत करना कि मोबाइल फोन उठा के स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लिया, या कल को मेरे को मैसेज भेज रहे हो कि सर ये स्लाइड्स की पीडीएफ भेज दो। प्लीज 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 रिफ्रेन फ्रॉम इट, ठीक है ना। ये ब्लैक बोर्ड फालतू में मैं प्रिपेयर करूं, क्लास में स्लोली स्लोली लिखूं, और वहां टाइम वेस्ट हो, टाइम खर्च हो, उसकी जगह एक वेल डेवलप्ड चीज हम पहले से करके रखते हैं, सो दैट कम्स एज आवर होमवर्क, ठीक है। बट आपके लिए बस क्लास का प्रेजेंटेशन है, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट लिखने योग्य है वो आपको हम कॉपी के लिए बता दे रहे हैं, सो प्लीज अपनी कॉपी में मेंटेन करेंगे वो सब चीजें, ठीक है। और अपनी कॉपी को यूज करेंगे, क्विक बुक को यूज करेंगे, अपने क्वेश्चन बैंक को यूज करेंगे, मोर देन इनफ। कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, लेट्स बी वेरी वेरी स्मार्ट। कोई भी कुछ नई चीज आएगी, वी आर हियर, ओके। सो ओके, आई हैव टोल्ड यू दैट देयर हैज टू बी सम लिंकेजेस आल्सो। प्राइमरी के बीच में भी लिंकेज होता है, प्राइमरी सपोर्ट के बीच में भी लिंकेज होता है, और सपोर्ट के बीच में भी लिंकेज होता है। लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है। जैसे कि अच्छा मार्केटिंग एंड सेल्स करने के लिए स्टॉक अवेलेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, तो हो सकता है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स पे भी काम करना पड़े। मतलब टू इंप्रूव मार्केटिंग एंड सेल्स यू नीड टू हैव स्टॉक इन हैंड आल्सो। भैया आपने मार्केट कर दिया, लेकिन आपके पास गुड्स ही नहीं है, तो क्या बेचोगे, ठीक है। सो क्या होगा, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स और इनबाउंड लॉजिस्टिक्स पे भी प्रेशर पड़ेगा, ऑपरेशंस पे भी प्रेशर पड़ेगा। सो वन प्राइमरी एक्टिविटी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द अदर प्राइमरी एक्टिविटी एज वेल, ठीक है। उस नाते से समझा रहा हूं। अच्छा, प्राइमरी और सपोर्ट में भी सर कुछ कनेक्शन बता दो, तो मैं बोल रहा हूं जैसे फॉर एग्जांपल अच्छा टेक्नोलॉजी जो है उसकी मदद से अच्छा ऑपरेशंस हो सकता है, राइट। अच्छे ह्यूमन रिसोर्स की मदद से अच्छा मार्केटिंग हो सकता है। तो ये वैल्यू चेन है, ये अब समझ में आ रहा है अच्छे से, कि एक तो ये चेन का फ्लो ऐसे से ऐसा है, वो तो है, और उसके अलावा देयर आर लिंकेजेस बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज, एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू चेन टू डिराइव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्योंकि जहां पे आप एक चीज पे काम करोगे, आपको दूसरी चीज पे भी काम करके और फायदे या नुकसान का पैरामीटर समझना पड़ेगा, ठीक है। एनी इन्वेस्टमेंट दैट यू मेक इन अ पर्टिकुलर कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है, जैसे अपना अमेजोन जो था उसके लिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ड्राइवर बना और मार्केटिंग कॉस्ट ड्राइवर बना, तो वो देखेगा कि उसके साथ में और सपोर्ट में क्या जा सकता है, इन दोनों के बीच में क्या लिंकेजेस बन सकते हैं और कैसे बन सकते हैं, और बेस्ट एडवांटेज कहां से क्रिएट कर सकते हैं, सो दैट whatever margin we may charge and whatever last price may be charged to the customer should feel what, very very happy and satisfied. And if the customer is happy and satisfied with whatever you are charging, boss, you have done your strategic cost management, job is done। क्या मतलब है उसके बाद, ठीक है। उसने ले लिया, उसको समझ में आ गया, उसने पैसा दे दिया और वो खुश है, ऐसी तैसी करो, ठीक है। तुम सस्ता बनाते हो, तुम महंगा बनाते हो, तुम्हारा माल खराब है, तुम्हारे ऐसे, अरे ऐसी की तैसी, कोई कोई मतलब नहीं है उसके बाद, ठीक है ना। सो जो भी होता है वो कैसे होता है, कस्टमर की रग पकड़ने से होता है, बोलते इसको ऐसा है। चलो जी, जितना भी देसी हो सकते हैं हो लिए, जितना भी समझा सकते हैं समझा लिए, एंड आई थिंक दिस हैज बीन अ गुड एफर्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इट ऑल अबाउट। और ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस क्या है भाई, कि कौन सी एक्टिविटी जो है वो ज्यादा वैल्यू ऐड कर रही है, और इसी से हम अपनी कोर कॉम्पिटेंस को और अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे, और अच्छे से उस पर डेवलप कर पाएंगे, और उसको और अच्छे से काम कर पाएंगे। कोर कॉम्पिटेंस है, लेकिन मेरे को उसकी और समझ बढ़ेगी, मैं और स्मार्टली काम कर पाऊंगा। तो काफी बार मैं सिर्फ इतना सा बोलता हूँ, अगेन आप बोलोगे कि सर ये तो आता था, इसमें इसने बना के क्या कर दिया, ठीक है, ये तो हम भी करते थे, ये तो हमें भी पता था कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। व्हाट इज माइकल पोर्टर गिवन मी, माइकल पोर्टर ने
Porter has given me a framework because strategic managers are driven by enthusiasm. ठीक है ना? जो चीज मेरे को सही लगती है ना, मेरा ध्यान उधर ही रहेगा, लेकिन वो बड़ी पिक्चर देखने को मिल सकती है ना। अब मेरे को 9 आइटम्स देखने को तो मिलेंगे एक साथ कि अच्छा इसका असर इस पे भी पड़ सकता है, तो ये मेरी रीडिंग समझा रही है मुझे। किसी महापुरुष ने ऐसा भी कहा था, एंड आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, बट बहुत बड़े महापुरुष ने, कि जब आप बुक्स पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप जो आइडिया सोच रहे थे कि आपने सोचा है, वो तो बहुत पुराना है। ठीक है? एंड दैट्स व्हाट एक्सपीरियंस मीन्स टू अस। सो सच अ पर्सन ऑफ सच डिवाइन नॉलेज, ठीक है, विद सच ग्रेट एक्सपीरियंस हैज टू बी रिस्पेक्टेड, क्योंकि उसने वो सारी चीजें लिख दी हैं और लिख के पोर्ट्रे कर दी है, सो दैट अब क्या है, बेयर मिनिमम आपको कोई 11वां एलिमेंट ढूंढना है, आप ढूंढो ना, कौन मना कर रहा है। पर जो यहाँ पे 10 एलिमेंट है, 5, 4 और यहाँ मार्जिन, एटलीस्ट ये तो तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। और हो सकता है तुम इससे भी कम सोचते, तुम खुद करते तो, कि नहीं नहीं अपने बिजनेस में तो अपने को इससे ही मतलब है, बाद में पता चलता है कि नहीं यार इसके साथ में ये भी रिलेट होता है। तो आज उतना डायमेंशन तो दे दिया ना, और जिसने डायमेंशन ऐड कर दिया, जिसने लाइफ में पर्सपेक्टिव ऐड कर दिया, दैट पर्सन इज इंपॉर्टेंट, रिलेवेंट एंड ग्रेट। ठीक है? सो प्लीज अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, टॉपिक को पढ़ने का, समझने का भी। इट्स नॉट एट ऑल थियोरेटिकल, इट्स वेरी प्रैक्टिकल टू इम्प्लीमेंट। ओके, so that's how it gets. And core competence in right value chain area becomes the source of competitive advantage, and I think ये मैं सबसे पहले आपको समझाया। और core competence के sources क्या है? आपकी resources और capabilities। कोर कॉम्पिटेंस के दो मेजर सोर्स क्या हैं? आपकी रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, और ये कहां से आते हैं? आपके इंटरनल एनवायरनमेंट से। लेकिन आपको वैल्यू चेन और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहां का, नॉलेज कहां से लेनी है? अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। तो आप देखेंगे तो आपको पीछे कुछ ऐसा भी दिखाया गया था कि भाई ये सब चीजें डिपेंडेंट है और किन चीजों पे डिपेंडेंट है, तो आपको थोड़ा बहुत और आइडिया होगा। कनेक्ट करना है, सिर्फ कनेक्ट करना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। अगर आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो भी गलत कर रहे हैं। ठीक है? तो आप देख सकते हैं हमारी जो स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग थी वो हमने अपने ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज, कल्चर, सिस्टम्स पे भी ली, बट हमने इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी यूज कर लिया है। ठीक है? मेकिंग यू अंडरस्टैंड दिस, इधर से वापस से कनेक्ट करते हुए कि व्हाट आई वांट टू डू इज कि मेरा जो कोर कॉम्पिटेंस है वो तो मेरे को इंटरनली आएगा, बाहर की समझ लेके, कस्टमर की समझ लेके, ज्ञान लेके, वैल्यू चेन समझ के। ठीक है ना? तो बेटर वर्ड्स में पोर्ट्रे कर रहा हूँ वैल्यू चेन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इन सब चीजों को बेटर वर्ड्स में पोर्ट्रे कर रहा हूँ, है वही इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि बस ये समझ के ला रहा हूँ, ये समझ के ला रहा हूँ, ये समझाने की कोशिश है। तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का ज्ञान ही है, कुछ नहीं है ये, और ये इंटरनल एनवायरनमेंट की समझ ही है, कुछ नहीं है ये। ठीक है? बट देन उसको स्पेसिफिक्स में लेके जाना जरूरी था। दैट्स हाउ इट हैज बीन डन। सो जस्ट एज एन एक्सप्लेनेशन, एंड स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क को भी समझेंगे अभी और अच्छे से, और डिटेल में जाएंगे। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, सेगमेंटेशन एनालिसिस, कोर कॉम्पिटेंसीज का एनालिसिस, बहुत सिंपल है ये सब। ठीक है ना? बस एक बार अपने को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि अपने को किस तरह से क्या पढ़ना है, और वो मेरे ख्याल में कुछ हद तक हम लोग ने अचीव किया है। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि आज ही सारे छक्के मार दिए, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ हम लोगों ने कुछ एक अंडरस्टैंडिंग के अंदर डेप्थ क्रिएट करी है, एंड दैट डेप्थ इज गोइंग टू बी रेलेवेंट। ठीक है ना? अगेन मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि डेप्थ जो है वो अभी रेलेवेंट रहेगी। तो अभी तक क्या है, कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, 2 लेक्चर हुए हैं और 2 घंटे का ही डिस्कशन हुआ है। ठीक है? लास्ट वन वाज लाइक 48 मिनट्स और सो, और अभी यहाँ पे 1 घंटे 20 मिनट के आसपास का और डिस्कशन कर दिया है, और इससे ज्यादा नहीं करेंगे जब भी इस तरह के एलिमेंट्स पढ़ेंगे। हाँ, सॉल्विंग जोन में होंगे तो 2-2.5 घंटे भी निकल जाएंगे, इट वुड नॉट मैटर, बट मैं कोई भी क्लास 2 घंटे से बड़ी लेने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, और ना ही ऐसा होगा। ठीक है? क्योंकि इतनी जरूरत नहीं है। काफी बार क्या होता है, कम करके हम अचीव ज्यादा कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करके, और काफी बार ऐसा होता है कि हम बस घिसे जा रहे हैं क्योंकि हमें अभी तक समझ ही नहीं आया कि इसकी डायरेक्शन क्या है, इसको पकड़ना कैसे है। तो चीजें अगर पकड़ में ही नहीं आ रही तो कैसे कर लोगे? कर ही नहीं पाओगे। और जितना एग्जाम्पल मैं देता जा रहा हूँ आपको साथ साथ में, अब ध्यान रखना, आपको केस स्टडी में बहुत काम आएगा। ठीक है? सो दिस हैज बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टीचिंग, एंड हाँ आज का क्लास खत्म करते हैं यहाँ पे, करते हैं आपको बाय बाय। सो ओ partigiano, portami via, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao। बेला चाओ बोले तो बाय बाय, गुड बाय, ब्यूटीफुल। ठीक है? सो जस्ट एज अ रेफरेंस, ऐसे ही टाटा, टेक केयर, एंड आई होप दैट आई हैव बीन एबल टू ऐड सम वैल्यू टू योर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है ना? आपको जो आज तक पढ़ा है या जैसा भी समझा है उसके अंदर एक एलिमेंट मिले, एक डायमेंशन मिले, ये कोशिश है। ठीक है? सो दिस इज एन एफर्ट डन टूवर्ड्स यू। सो लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग जैसे जैसे चलेगा, एंड 1 घंटा 20 मिनट हुआ है ऑफ कोर्स, so makes a lot of sense. Okay, so let's cut it off. Take care and bye bye.